एक बार फिर से लाइफ टाइम हाई का दिन। बाजार 15,500 के ऊपर आराम से निकलकर टिकते हुए, कोई टेंशन नहीं, स्मूथ, बढ़िया, फर्स्ट क्लास ट्रेडिंग सेशन। आखिरी 1.5 घंटा भी ऐसे आराम वाला रहेगा या फिर कुछ ऊपर कुछ नीचे। चलिए फोकस इसी पर। आज रात अमेरिका में है छुट्टी, तो कल के लिए भी थोड़े आराम वाले संकेत। तो फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जानेंगे अनिल जी से कि आखिरी 1.5 घंटे में वो कैसा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जो आज स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी बनी हुई है, वहां पर कहाँ करना है आपको फोकस। बताएं सर, आपको इस समय की बड़ी बातें क्या दिख रही हैं? ये बातें तो फर्स्ट क्लास हैं, जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं। लाइफ टाइम हाई पे बातों की कहाँ कमी है। देखिए हाई पे हाई बनते हुए दिख रहे हैं। 15,540 इस वक्त आपको निफ्टी का लेवल जो नज़र आ रहा है, ये रिकॉर्ड हाई से थोड़ा सा नीचे है। 15,573 573 ये लाइफ टाइम हाई हमने बनाया, वहाँ से 25 एक पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी 35,500 के आसपास आकर रुका है थोड़ा, लेकिन 34,500 425 के आसपास का लेवल इस वक्त बैंक निफ्टी पर। 350 अंकों की तेजी। सेंसेक्स 400 अंक मजबूत है। ये है इस वक्त की दिग्गजों की बात है। अब आइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा दिख रहा है और सेक्टर्स में कहाँ कुछ एक्शन हो रहा है। रिलायंस लगातार दूसरे दिन निफ्टी का टॉप गेनर है और लीडरशिप यहीं से आ रही है तेजी की मजबूती के साथ। 4 दिनों में रिलायंस 10-11% भागा है। तो ये आखिरी जो बड़ी तेजी की, आखिरी तो नहीं कहूँगा, आखिरी 4 दिनों की तेजी की जो पूरी की पूरी लीडरशिप है वो रिलायंस से आ रही है। तो इसी में एनर्जी शेयर हैं, रियल इस्टेट, मेटल, इंफ्रा, एफएमसीजी, ये सारे के सारे 1 से 2% की मजबूती पे ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर सपाट हैं, आज छुट्टी है और छुट्टी तो वैसे मार्केट की, फ्यूचर्स भी छुट्टी के मूड में ही है, कुछ खास एक्शन वहाँ पर है नहीं। और यूरोप में भी सुस्ती है। इंडिया विक्स शुक्रवार को गिरा था अच्छा खासा और आज फिर से गिरा है 4%, यानी कि संकेत यहां भी अच्छे हैं आपकी। जी दी बिल्कुल, तो बढ़िया संकेत आ रहे हैं सर, और बाजार भी अच्छे मूड माहौल में है। यूएस से भी आज कोई चिंता के विषय नहीं होने वाला है क्योंकि बाजार बंद है शाम को। कैसे देख रहे हैं आप इस एक्शन को सर, और यहां से और पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए देखते हैं कुछ और स्टॉक सेक्टर्स का? दीप अच्छे हैं। देखिए आपको सुबह हम बात यही कर रहे थे, 15,575 15,600 ये आज का टारगेट है, लगभग वहाँ तक पहुँच चुके हैं हम। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी से लीडरशिप वापस आनी चाहिए थोड़ी और, क्योंकि बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है 35,500 के निकलने की। तो इसके पार निकलने के बाद 35,750 से 35,850 की रेंज तक के बैंक निफ्टी के लिए जगह खुलती हुई दिखती है। तो अब रिलायंस ने इतना खींच दिया निफ्टी को, अब आपके लिए कुछ और पार्टिसिपेशन चाहिए। तो एक तो मैं बैंक निफ्टी की तरफ देख रहा हूँ, दूसरे जो ऑटो स्टॉक्स गिरे पड़े थे, हो सकता है आज नहीं तो एक आध दिन 1.5 दिन के करेक्शन के बाद वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी आने के संकेत आए और वो चल सकते हैं, तो वहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। बाकी तो मेरे ख्याल से लगभग ठीक है। आईटी, फार्मा, थोड़े से डिफेंसिव शेयर, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग है, तो ओवरऑल संकेत अच्छे हैं। इस वक्त जब आप लाइफ टाइम हाई पर है तो ये आपके लिए कहना ही मुश्किल काम है कि आप ऊपर कितना जा सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये तो अनचार्टेड टेरिटरी है, ब्लू स्काई जोन है, पता नहीं, मतलब पहली बार तो इन लेवल्स पे है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे सही तरीका बाजार को भांपने का ये कि आप नीचे कितना जा सकते हैं। अगर आपने ये तय कर लिया, ये देख लिया और वो लेवल्स आपने निकाल लिया कि नीचे जाने की रिस्क इतनी है, तो फिर आप आराम से तेजी खेल सकते हैं। तो अब इस लेवल पर आपको देखना है कि नीचे की रिस्क क्या है। और डीप नीचे की रिस्क आपके लिए इस वक्त डे ट्रेडर्स के लिहाज से 14,400, मोर प्रिसाइजली 14,375 है। इससे नीचे की रिस्क है नहीं। तो यानी कि यहाँ से आप देख लीजिए 150 पौने 200 पॉइंट से ज़्यादा की नीचे की रिस्क नहीं है और उस हिसाब से आपको तेजी करनी है, सिंपल। तो तेजी में बने रहें, टिके रहें और जहाँ मौका मिले स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और अगले 1.5 घंटे में बनाएं। ये आपके लिए राय होगी इस वक्त बाजार के मूड माहौल को देखते हुए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो बढ़िया मूड माहौल है। बैंक से थोड़ा पार्टिसिपेशन और बढ़ते हुए दिख सकता है। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी है। देखते हैं अब आगे का क्लोजिंग एक्शन कैसा रहेगा। इस एक्शन में कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर मूवमेंट दिखा रहे हैं और साथ ही आने वाले दिनों के लिए कहां पर बाजार की नजर है, आइए एक बार वहां पर भी नजर डाल लेते हैं। मानसी और साथ ही वरुण हमारे साथ तैयार हैं। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स हैं आने वाले दिनों के लिए?
गुड आफ्टरनून दीपांशु। एक तो Q4 जीडीपी के आंकड़े आज आने वाले हैं और साथ ही ग्लोबल इम्पैक्ट, अमेरिका के बाजार आज शाम अमेरिका और यूके के बंद रहेंगे। कल के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, निफ्टी, आईटीसी और गुजरात गैस वायदा बाजार में अपने नतीजे पेश करेंगे। 1 तारीख मई ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं कल। वहीं भारत बायोटेक 2 से 18 वर्ष वालों के लिए कोवैक्सीन ट्रायल जो है वो कल यानी कि 1 जून से शुरू करने जा रहे हैं। हवाई सफर का किराया जो है वो कल से बढ़ता हुआ दिखेगा। करीब 13 से लेकर 16% किराया बढ़ने का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। इसके अलावा ओपेक प्लस की बैठक कल होने जा रही है। उत्पादन पर इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। 2 जून यानी कि बुधवार के दिन मदरसन सुमी, पीवीआर और मुथूट फाइनेंस वायदा बाजार में अपने नतीजे पेश करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक 2 जून से शुरू हो जाएगी। वहीं सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग का राइट इश्यू इस दिन बंद होने जा रहा है और साथ ही आईओबी पर भी नजर रखिएगा। प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए सरकार ने 4100 करोड़ जुटाने पर एक बोर्ड बैठक, यहां पर सरकार से 4100 करोड़ जुटाने पर बोर्ड बैठक होने जा रही है, तो इसके चलते आईओबी फोकस में रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय, सारे ट्रिगर्स, राय तो क्या ट्रिगर्स है सारे के सारे जिन पर आपको रखनी है नजर रखनी उन सभी शेयरों पर जहां पर आज बाजार खुलने के बाद कुछ न कुछ खबरें आई हैं। खबरें बताएंगे वरुण, लेकिन उससे पहले वागले साहब ने डिसाइड किया हुआ ही है हमेशा की तरह कि क्लोजिंग शो का पहला बिगुल कोशिश उनकी पूरी रहती कि उन्हीं की तरफ से बजे, और आज भी वो अपनी कोशिश में 100% कामयाब हुए। तो वागले का वंडर आपके लिए। जी वागले साहब फरमाएं। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अभी अभी मानसी ने जो कहा मुथूट फाइनेंस के 2 जून को रिजल्ट है, तो मेरा कॉल वही है, प्री रिजल्ट प्ले है। 1300 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसने जो फोर्स से निकाला है, अभी 1307 है। 1307 से लेकर 1300 तक बाय करे, 1287 का स्टॉप लॉस। और ये आज और कल के लिए, क्योंकि रिजल्ट शायद परसों है, 2 जून को है, तो उसके पहले तक मुझे लगता है 1350 तक की मूव आनी चाहिए। 1350 1355 तक की मैं टारगेट की बात करूं। 1350 1355 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी, मुथूट फाइनेंस में वागले साहब की तरफ से राय। वरुण हमारे साथ। वरुण, रिजल्ट तो कम हो गए, अब रिजल्ट कम हो गए, लेकिन नंदी अभी भी आ रहे कुछ एफएनओ के इक्का दुक्का बचे हैं। दो चार कल तो बढ़ा है आईटीसी, कल आईटीसी बढ़ा है। आईटीसी बढ़ा है। अच्छा, हैवी वेट भी है। थैंक गॉड आपने आईटीसी को बड़ा माना। आजकल कहाँ रहे ऐसे लोग जो आईटीसी को बड़ा मानते हैं। नहीं अनिल जी, है तो बड़ा। मैं तो इतने साल से ट्रैक कर रहा, तो मुझे इतना तो पता है। हाँ बड़ा तो है, ये भारी तो ये तभी हिल नहीं रहा किसी से। बताइए कौन कौन सी खबर आएगी आज। चलिए अनिल जी, सबसे पहले तो सबसे बड़ी खबर आज पीएनबी हाउसिंग के लिए आई, जहाँ पे 390 रुपये प्रति शेयर के भाव पे ये वारंट और इक्विटी शेयर जारी करने वाले हैं। उसके बाद कालाल जो है इसमें ओएफएस लाने वाला है, 3085 करोड़ के आसपास का निवेश करेगा, 403 के भाव पे ये ओएफएस आएगा। और ये जो वारंट्स और इक्विटी के जरिए पीएनबी हाउसिंग जो है करीब 4000 करोड़ के आसपास जुटा रहा है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, जो हमने आपको सबसे पहले खबर दी कि मेथिलाइन एसेट पर 5 साल के लिए जो ड्यूटी है उसको लगाई गई है, तो उसका इम्पैक्ट आपने कहीं ना कहीं इस काउंटर पे देखा, अच्छी खासी तेजी इस काउंटर पे है। टीवीएस मोटर्स, खबर यह है कि कंपनी ने इराक में एक आउटलेट खोल लिया है, इनके एक पार्टनर है उसके साथ मिलकर आउटलेट खोला गया है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन, CWB यानी कि कैनेडियन वेस्टर्न बैंक, इस कंपनी के साथ इन्होंने करार किया है डिजिटल सर्विसेज के लिए। गुजरात पिपावा, हाल ही में जो तूफान आया था उसके बाद इनके पोर्ट्स बंद हो गए थे, लेकिन अब इन्होंने अपने पोर्ट पे आंशिक कामकाज जो है वो फिर से शुरू कर दिया है। गुडलक इंडिया, इस कंपनी की 4 जून को बोर्ड की बैठक है। बोर्ड वारंट्स के जरिए कुछ आवंटन पे विचार कर रहा है, प्रेफरेंशियल वारंट्स के जरिए, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। इसके अलावा नतीजे जो कुछ आए हैं आज, उसमें ऑरबिंदो फार्मा है, थोड़े अनुमान से कम नतीजे हैं, कमज़ोर है। मुनाफा 802 करोड़ का है, हमारा 817 करोड़ के आसपास का अनुमान था। 6300 करोड़ की आय का अनुमान था, 6100 करोड़ के आसपास ही आई है। मार्जिन हालांकि 12.2% पे आए हैं, जो कि हमारे अनुमान के मुताबिक है। मार्क्सन फार्मा, कंपनी की आय तो कम हुई है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन मुनाफा देखिए 43 करोड़ से बढ़ के 79.5 करोड़, कामकाजी मुनाफा 69 करोड़ से बढ़ के 95 करोड़, मार्जिन जो है 21% से बढ़ के 29 करोड़। मैन इंडस्ट्रीज, यहाँ पे कंपनी का जो मुनाफा है 12.5 करोड़ से बढ़कर 26 करोड़ पे आया, तो ये अच्छा है। एस्टन पेपर, मुनाफा 2.5 करोड़ से बढ़ के 6.8 करोड़। कोल्टे पाटिल, घाटे से मुनाफे में आई है, 2.1 करोड़ के घाटे के मुकाबले 21 करोड़ का मुनाफा जो है कंपनी ने किया है। मार्जिन्स 1.8% बढ़ के 12.8%। पनामा पेट्रो, यहाँ पे कंपनी का मुनाफा 3 करोड़ से बढ़ के 53.8 करोड़ पे आया है। 2 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान कंपनी ने किया है। और एक ब्लॉक डील हुई है पीएनबी में, 67 लाख शेयर्स की ब्लॉक डील हुई है।
ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स भी जहां पर आपको रखनी है नज़र, और कुछ नतीजे भी आते हुए दिख रहे हैं। केमकॉन आय 52 करोड़ से बढ़कर 71 करोड़ के आपको आते हुए दिख रही है। मुनाफा भी लगभग 10 करोड़ से बढ़कर 15.5 करोड़ का है, तो मुनाफे में 50% का आप उछाल आते हुए देख रहे हैं। आय में भी आपने अच्छी बढ़त देखी है। केमकॉन स्पेशलिटी, इसके आ रहे हैं नतीजे। पर आइए कुछ स्टॉक्स के बारे में और चर्चा करें। कुछ कॉल्स आ रही हैं। सबसे पहले बिगुल, राकेश जी, कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर। गुड आफ्टरनून सर, बताएं। देखिए दीपांशु, बहुत समय बाद मैं और राकेश जी इस शेयर पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल, और भारती एयरटेल के चार्ट को देखें तो शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर डबल बॉटम पैटर्न बना है। मीडियम टर्म चार्ट्स पर एक मेजर सपोर्ट से बाउंस आता हुआ दिख रहा है। अगला रेजिस्टेंस इन स्तरों से बहुत दूर है, तो कई सारी वजह हैं इन स्तरों पर भारती एयरटेल को खरीदने की। हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश जी। देखिए दिवांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, शॉर्ट कवरिंग का परफेक्ट कैंडिडेट है, और शॉर्ट कवरिंग स्टॉक को 547 550 तक ले जाने का पोटेंशियल रखती है। तो भारती एयरटेल है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। 529 कैश का स्टॉप लॉस है, 531 फ्यूचर का स्टॉप लॉस है। टारगेट है 547 से लेकर 550 के टारगेट के लिए भारती एयरटेल चार्ट कॉर्नर पिक है। और जैसे दीपांशु अभी कुणाल जी ने बोला, काफी वजह है। देखिए ये जो पैटर्न है ये क्वालिफाई करता है स्पेशल पिक का, बट चूंकि भारती एयरटेल है तो स्पेशल पिक ना बोल के इसको नॉर्मल चार्ट कॉर्नर पे कवर करा है, नहीं तो पैटर्न वाइज कोई कमी नहीं है, स्पेशल पिक का कैंडिडेट है। ओके, ये है आपके लिए भारती एयरटेल पर नजर। देखते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस स्टॉक दिखाता है, बट फिर से मूवमेंट के लिए हो रहा है तैयार। 550 के टारगेट्स आपको भारती एयरटेल पर आते हुए दिख रहे हैं। भारती एयरटेल के एक और सपोर्टर आशु जी भी हमारे साथ शो में हैं। चलते हैं आशु जी के पास। बिगुल, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आशु जी, गुड आफ्टरनून। भारती आपके लिए भी या कोई और कॉल सर? दीपांशु वैसे और कॉल है, लेकिन आपने भारती पूछा है तो मैं बता ही देता हूँ। हम कई बार बात कर चुके हैं दीपांशु, ये 520-25 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अब तो मैं बिल्कुल राकेश जी की इस बात से सहमत हूँ कि मतलब वो लोगों ने शॉर्ट शुरू कर दिया इसको। और वो एक कहावत है ना कि गरीब को इतना भी मत डराओ कि वो डरना ही भूल जाए। तो आई थिंक वो भारती के साथ भी वही हो गया है। बहुत ही लोगों ने हल्के में लेना शुरू कर दिया उसको बिकॉज ऑफ द अंडर परफॉर्मेंस। राइटफुली भी है, बट मुझे लगता है कि 520-25 में मैं तो कभी इसको शॉर्ट नहीं करूंगा। और लेने वाला भाव है, सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जिस तरह की आज मूव दिखाई है, तो आई थिंक जैसे कुणाल जी और राकेश जी ने बोला, देयर इज ए पॉसिबल मूव, क्योंकि लोग भी दीपांशु एक लेवल के बाद थक जाते हैं। बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि ये इतना सबका फेवरेट है और यही नहीं चला, इसके चलते ही ओवरबॉट भी है, डेफिनेटली है। इसलिए जो बड़ी मूव आनी चाहिए या आ सकती है वो ये इसको मतलब नहीं आती है, और अभी भी सिचुएशन वही है। तो लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये नहीं कि दीपांशु डिस्क्लेमर है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्लाइंट से 13.5 में शेयर की थी 111 के स्टॉप लॉस से। अभी शायद 114.25 का भाव है, तो 111 रुपए की स्टॉप लॉस से ओएनजीसी में बाइंग 12120-122, मतलब यहाँ से एक अच्छी मूव ओएनजीसी में दिख सकती है। बहुत अच्छी कंसोलिडेशन हुई है, तो बाय कॉल ओएनजीसी में। और बाकी अपडेट्स हैं दीपांशु, जब आप कहेंगे मैं दे दूंगा। जी, आप जब बाय कॉल दे रहे थे बीच में आपका ऑडियो कट गया, बीच बीच में 2-3 बार ड्रॉप हो रहा था, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आशु जी, जब आप बाय कॉल दे रहे हैं तो 2-3 बार आपका ऑडियो ड्रॉप हो रहा है, 2-3 बार कट रहा है। इसका मतलब ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि आप बहुत ज़्यादा बाय कॉल दें। आप जैसा आप अपने नेचुरल जो आपका वो है ना शॉर्ट कॉल देने का तरीका, उसी में रहे। अच्छा, आशु जी सुन ही नहीं पा रहे, तो हमारा डायलॉग ही। अच्छा, आशु जी फिर से कनेक्ट हो रहे, आशु जी के पास में फिर से पहुंचता हूँ, लेकिन तब तक बंसल जी तक मेरा मैसेज पहुंच गया। और बंसल जी तक मैसेज पहुंचने का मतलब ये कि आशु जी तक पहुंच ही जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन आइए तब तक किरण जी के लिए बिल्कुल किरण का कमाल। जी किरण जी बताएं सर।
अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून। दीप वेरी गुड आफ्टरनून। अनिल जी बैंक निफ्टी मुझे बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से पिछले 2 दिनों का ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एंड लॉन्ग टर्म चार्ट सपोर्टिव है, डेरिवेटिव डेटा सपोर्टिव है, तो इधर बैंक निफ्टी में बाय कॉल दे रहा हूँ फ्यूचर्स पे। आपका स्टॉप लॉस 35,400 का रहेगा और मैं मानता हूँ कल तक ये 36,000 36,200 ये टारगेट्स मान के चलने चाहिए बैंक निफ्टी में। और कौन से स्टॉक्स परफॉर्म करते नजर आएंगे अगर ये टारगेट्स हासिल होने हैं? तो 2 काउंटर्स बिल्कुल ब्रेकआउट के कगार पे बैठे, एक आईसीआईसीआई बैंक और एक एचडीएफसी बैंक। ये दोनों के दोनों एग्जैक्टली ब्रेकआउट के जस्ट नीचे है। अगर ये निकल जाते हैं तो बैंक निफ्टी में तोड़फोड़ अपमूव देखने को मिल जानी चाहिए। ये किरण जी, आप ये वही वाले किरण जी जिन्होंने एक हफ्ते पहले 1000 पॉइंट ऊपर का बैंक निफ्टी का टारगेट दिया था? मैंने 3 बार ठोक बजाकर आपको पूछा था 1000 पॉइंट ऊपर ना 1000 पॉइंट ऊपर, वही है काइंड ऑफ वही वो जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है अनिल जी, ये एक मिनट, चार्ट पैटर्न तो ऐसा थोड़ी कि बैंक निफ्टी में पहली बार चार्ट पैटर्न बना है इतना बढ़िया, कितनी बार बने ये आजकल बैंक निफ्टी में घुसपैठ। ये क्या हो क्या रहा है किरण जी, मुझे ये बताइए, अंदर की बात बताइए। नहीं, अंदर की बात ऐसी कुछ नहीं है। नॉर्मली बैंक निफ्टी पे इतने सारे लोग बात करते हैं तो मैं अवॉइड करता हूँ, पर कभी कभी क्या होता है कि पैटर्न इतना अच्छा होता है तो रेजिस्ट नहीं कर पाता हूँ, तब मैं बैंक निफ्टी पे कॉल दे ही देता हूँ। वाह, चलिए बढ़िया है, रेजिस्ट नहीं कर पा रहे और करिए भी मत, बोल दीजिए जो दिल में आए बोल दीजिए। अब देखिए कॉल आप दे रहे हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट आपने बताया है, सारे टारगेट आपके हैं, लेकिन बंसल जी को बोलना है, रुक नहीं पा रहे हैं। बंसल जी बोलिए। देखिए अनिल जी, मैं बताता हूँ अनिल जी अंदर की बात। जिस दिन से किरण जी अंडर 45 में वो वैक्सीन लगा करा के आए ना अनिल जी, उस दिन से इन्होंने बैंक निफ्टी पे कॉल देना शुरू करा है। हाँ, ये बात तो कमाल सही। इनका नहीं है वो वैक्सीनेशन का अंडर 45 वाले। बिल्कुल सही। बैंक निफ्टी तो मतलब ज़्यादा उम्र वाले लोगों के काम की चीज़ है नहीं, उनके लिए निफ्टी ठीक है। ये यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा, जिनका बीपी आराम से कंट्रोल में रहे। आइए बढ़ते आगे और 2 बैक टू बैक कॉल हो रहे हैं। पहले सचिन जी के लिए बिगुल BTS का। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर खरीदारी करनी है गुजरात गैस इस पर्टिकुलर काउंटर में। लगभग अगर हम 7 हफ्तों का एक डेटा देखें तो इसमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन थी जिसका ब्रेकआउट आया है, एंड जिस तरीके से इसने 530 का एक अपना अहम हर्डल तोड़ा है, मुझे लग रहा है लगभग 550 555 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए अगले कुछ दिनों में। सो स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 530 के आसपास ही, जो ब्रेकआउट लेवल है, एंड खरीदारी करनी है गुजरात गैस में। फाइनल टारगेट होगा 555 का एंड शॉर्ट टर्म टारगेट होगा अराउंड 545 का। ये आपके लिए रहा है गुजरात गैस पर। गुजरात गैस तो ये तो वागले साहब का काउंटर है। 150 रुपये से वागले साहब लगातार बोल रहे थे, कहीं यही तो नहीं बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, पहले तो सचिन जी को पूछिए मेरे एरिया में उन्होंने घुसपैठ कैसे की। भाई साहब आप उनकी बोल रहे हो, इधर आशु जी तो कब से मेरी और दीप की कुर्सी पे नजर बनाए हुए हैं। मतलब थोड़ा हम ढीले हो जाए ना, एक दिन की छुट्टी ले ले तो पता चला कि कोई और आके बैठ गया। ऐसे इस चक्कर में मैं और दीप पिछले साल 1.5 साल, दीप पिछली छुट्टी कब ली थी याद ही नहीं आता, इनके चक्कर में ले ही नहीं पाते, ऐसा हाल है। तो वागले साहब एक ही तरीका है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। बताएं सर। मैं उनके साथ हूँ। गुजरात गैस में मैं ऐड करना ये चाहता हूँ कि रिजल्ट कल है तो ये प्री रिजल्ट प्ले है। आपको BTST के तौर पे 537 536 ये लेवल पे मेरे रडार पर आया है। अभी 538 39 है, यहाँ पर लीजिए 37 तक आता है, ऐड करिए। 530 का स्टॉप लॉस, 530 के नीचे जाता है काट लीजिए। मुझे 550 555 शायद कल तक ही इसमें मूव दी। तो ये है आपके लिए वागले साहब और सचिन जी दोनों की तरफ से खरीदारी करने की राय आती हुई। स्टॉक है गुजरात गैस। सुमित जी तैयार है अपने सुपरहिट के साथ। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का नाम है अरविंद। स्टॉक का भाव चल रहा है 79 रुपीज 70 पैसा, 79 रुपीज 80 पैसा। अरविंद के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है। अरविंद पिछले 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज एक अच्छा अपसाइड मूव दिखा रहा है। अरविंद के अंदर वॉल्यूम्स के साथ मूव देखने को मिल रहा है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है। 7 दिन के हाई ब्रेक हो रहे हैं। स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 84 से 85 का होगा पहला टारगेट। अगर ये लेवल्स टूटते हैं और इसके ऊपर
सस्टेन करता है तो 88 तक के लेवल अरविंद में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 76, 7650 के स्टॉप लॉस से अरविंद में खरीदारी करें 84 से 88 के टारगेट्स के लिए। 84 88 के टारगेट के लिए करें खरीदारी अरविंद लिमिटेड। दिल से हमारा धन्यवाद स्वीकार कर लें आप। स्टॉक है ये जाना पहचाना SIP वाला, SIP में हमने शामिल किया था। अभी हमारे ऑफिशियल स्टैटिस्टिशियन दीपांशु आपको बताएंगे किस तारीख को किस प्राइस पर ये रिकमेंड किया गया था। बहुत ही बढ़िया स्टॉक, बहुत बढ़िया कंपनी जो आपके पोर्टफोलियो के लायक है। अब ट्रेडिंग के लिहाज से भी एक्शन यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। 76 रुपये ये है आपके लिए कॉल स्टॉप लॉस का लेवल, जहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाकर करनी है खरीदारी। 84 85 पहला टारगेट है और उसके बाद 88 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। आइए, तो ये स्टॉक्स हैं जो ज़बरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी के लिए मेरे भी डेटा आज तैयार हो गए, टाइमली हो गए, और सेठी साहब भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे ही हमारे साथ, तब हम उनसे भी बात करेंगे। तब तक दीप ने बता दिया है 79 इस प्राइस पर ये रिकमेंड किया गया था और इससे रिकमेंड किया था हमने 10 मई को। अभी वही है, तो चलिए कोई बात नहीं, बढ़ा नहीं है कहीं खास, या बढ़ के घूम फिर के आ गया होगा। तो ये है लेवल्स। इस बीच आशु जी से संपर्क हो चुका है। आशु जी, हाँ, तब आप सुन नहीं पा रहे थे या सुना, या सुनने के बाद बोल नहीं पा रहे थे? नहीं अनिल जी, मैं आपने जो बोला वो मिस कर गया, वो सुन नहीं पाया था। हाँ। आपकी कुछ विशेष टिप्पणी थी? हाँ, विशेष टिप्पणी ये थी सर कि जब आप बाय कॉल दे रहे थे, किसका दे रहे थे? ONGC का, है ना? तो आपकी 2-3 बार आवाज़ कट गई, बीच बीच में ऑडियो ड्रॉप हो गया। तो इसे हम क्या समझे, मतलब, या आप क्या समझे? क्या ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि आप इतने ज़्यादा बाय कॉल दें? नहीं अनिल जी, ऐसा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अभी आप मेरे अपडेट्स लेंगे तो अनिल जी मैं फिर रिपीट करूंगा। कॉनकोर बने रहे, SBI बने रहे, माइंड ट्री अनिल जी आज 50 रुपए ऊपर बढ़ा है, अभी 30 रुपए ऊपर है, बिल्कुल बने रहे। 2500 का टारगेट है, स्प्रेड के साथ शांति से बैठे रहे। और अनिल जी सबसे इंपॉर्टेंट 2 अपडेट, HDFC अनिल जी, एक दिन HDFC नीचे आया था तो सबने ट्विटर पे कहा था नेशन वांट्स टू नो, तो उसी नेशन को मैं बोल रहा हूँ HDFC का मेरा टारगेट 3000 का है, बिल्कुल बने रहे, ओवरनाइट नहीं होता कुछ। और आज HDFC देखिए अनिल जी, और जिसको प्रॉब्लम है 2600 की कॉल बेच के फ्यूचर में लॉन्ग बैठा रहे, कोई टेंशन नहीं है HDFC में। और अनिल जी BTST कॉल थी HDFC बैंक की और एक्सिस की। तो अनिल जी इतनी सारी लॉन्ग कॉल्स हैं, तो इसमें ऑडियो प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? देखो सर, ऐसा है, वो हिंदी फिल्मों में बहुत बार ऐसा मैंने देखा। वो मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर आती थी पहले, बहुत सौ की, कि एक वो बहुत मतलब बड़ा गुंडा सा होता है, किसी डॉन के लिए काम कर रहा होता है, फिर वो इसका है ना, उसकी कोई अफेयर हो जाता है, तो फिर वो शादी करके घर बसा लेता है, फिर वो अच्छे आम नागरिक की तरह, कुणाल जी राकेश जी की तरह जिंदगी जीना चाहता है, छोड़ना चाहता है। हाँ, लेकिन वो फिर क्या है, वो इमेज बदल नहीं पाती बाद में। तो वैसा है, टाइम लगेगा, लेकिन देखिए करते रहिए। नहीं अनिल जी देखिए जी नहीं अनिल जी, इमेज बदलनी नहीं है। जब मंदी की कॉल आएगी शॉर्ट छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा अनिल जी। जो आपने कहा था, मैंने तो उस दिन 200% एग्री किया था कि 100 रुपए प्लस में कम खुशी होती है, 25 रुपए माइनस में ज्यादा खुशी होती है। तो अनिल जी मुझे वो इमेज नहीं बदलनी, लेकिन मार्केट में जो आपने नाम दिया है स्विंग का सुल्तान, अनिल जी स्विंग तो नहीं छोड़ देना दोनों तरफ। एब्सोल्युटली नहीं। और इस बार वाकई में सही में तारीफ करनी होगी आशु सर की 15,000 के आसपास से लगातार, कभी भी, उसके पहले भी होगा, लेकिन वहाँ से कभी एक भी बार नहीं, एक्चुअली मुझे याद है 14,800 के आसपास से लगातार आपकी बाय कॉल्स आई है, लगातार। एक भी शॉर्ट कॉल मुझे नहीं लगता कि 14,800 के बाद की एक भी शॉर्ट कॉल आई हो, मेरी नॉलेज में नहीं है। कोई एक आध आई हो तो मुझे नहीं पता, बट मेरी नॉलेज में नहीं। लगातार आप एक तरफा तेजी में रहें, ये अच्छी बात है कि ट्रेंड को पूरा ढंग से पकड़ा है और पकड़ के आगे बढ़ाया भी है। तो ये है आपके लिए कुछ और बेहतरीन कॉल्स आते हुए। आइए, हमारे साथ तैयार है वरुण। पेटीएम का IPO आने वाला है, पेटीएम तैयारी है? हाँ नहीं जी, अब तो पूरी बड़ा तैयारी है। बड़ा तो बहुत है, 22,000 करोड़ जुटाने वाला है IPO। बताओ, वैल्यूएशन सोचिए, मुझे तो लग रहा है ये LIC को ही मांग देगा। हाँ? 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ के आसपास की इसकी एंटरप्राइज वैल्यू मानी जा रही है IPO के समय ही। सोचिए इतना बड़ा है। हालांकि LIC 10 लाख करोड़ का हाँ, वो तो 10 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ का तो उसका IPO ही होगा। राइट। बट बता रहा हूँ एक बार कि जो यूफोरिया चल रहा है कि LIC सबसे बड़ा IPO होगा, ठीक है, वो तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन पेटीएम ने तो पूरी तैयारी कर ली है। इनफैक्ट अनिल जी, हुआ ये कि पिछले फ्राइडे को इस कंपनी की जो बोर्ड की बैठक थी, उसमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है
इस कंपनी के आईपीओ के लिए। करीब 22,000 करोड़ के आसपास ये कंपनी जो है आईपीओ से जुटाने की योजना बना रही है और अगर इसके चलते एंटरप्राइज वैल्यू इस कंपनी की निकाले तो वो आती है करीब 2,25,000 करोड़ के आसपास, यानी कि 2 लाख करोड़ के ऊपर की एंटरप्राइज वैल्यू इस कंपनी की हो सकती है। देखिए, और इसकी बोर्ड बैठक आने वाले फ्राइडे को भी है जहां पे फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा कि किस तरह के वैल्यूएशन लाने हैं, कितना स्टेक सेल करना है, किसको स्टेक सेल करना है, और उसके बाद जून में माना जा रहा है कि डीआरएसपी जो है ये कंपनी फाइल कर देगी फाइनली इस आईपीओ के लिए। 10% के आसपास का हिस्सा हो सकता है ये कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है वो बेचे, जिसमें एंड ग्रुप जो है जिसका 29.7% हिस्सा है, सॉफ्ट बैंक का 19.6%, सेफ पार्टनर्स का करीब 18.6% के आसपास का हिस्सा है। तो इनमें से कोई अपना स्टेक जो है वो बेच सकता है या फिर सब लोग थोड़ा थोड़ा हिस्सा बेचेंगे। अब इस कंपनी के वैल्यूएशंस इतने अच्छे क्यों है? देखिए, कुछ समय पहले ही करीब 2.7-2.8 बिलियन डॉलर्स के आसपास के वैल्यूएशंस मिल रहे थे। अब इस कंपनी के वैल्यूएशन जो है 3 बिलियन डॉलर के आसपास आ चुके हैं। अब ऐसा क्यों है? सबसे पहले हर महीने करीब 140 करोड़ ट्रांजैक्शंस जो है वो पेटीएम पे होते हैं। यूपीआई पेमेंट सिस्टम में इस कंपनी का कुछ समय पहले मार्केट शेयर 12% था, अब ये बढ़ के करीब 16% के आसपास हो चुका है। फिलहाल जो यूजर बेस है वो 300 मिलियन के आसपास है। मुझे याद है 2018 के आसपास करीब 200 मिलियन के आसपास हुआ करती थी, वहां से देखिए करीब 150 मिलियन, यानी कि 150 मिलियन के आसपास का जंप देखने मिला है। सिर्फ ये नहीं, डिजिटल बैंकिंग में भी ये कंपनी और उसमें इस कंपनी के जो ग्राहक है करीब 60 मिलियन के आसपास है। तो इस तरह के ग्राहक जो है इस कंपनी के साथ लगातार जुड़ रहे जा रहे हैं और इसके लिए कुछ मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि FY23 तक इस कंपनी की जो कुल आय है वो दोगुनी हो जाएगी। अभी 3,500 करोड़ के आसपास है, वो बढ़ के हो जाएगी 7,000 करोड़। 3,500 करोड़ की आय है, हाँ, और डिजिटल ट्रांजेक्शन से, और वो हो जाएगी 7,000 करोड़ 2 साल में। और कमाते कितना? मुनाफे का आंकड़ा है अभी नहीं है, लेकिन लॉस में अभी भी। हाँ? ये लोग का इनका ऐसे ही अनिल जी, जितना रेवेन्यू करते उतना ही लॉस कर देते हैं। 3,000 करोड़ के आसपास का नुकसान भी है। अच्छा, हाँ, ये फिर भी 2 लाख करोड़ का मार्केट। हाँ, वेरी गुड। फिर भी 2-2.25 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट माना जा रहा है। ओके, तो ये है बड़ा आईपीओ जो आएगा। अभी तो वक्त है, वैसे साल के अंत तक आएगा। हाँ, साल के अंत तक, अक्टूबर दिसंबर में माना जा रहा है। अभी तो बोर्ड ने मंजूरी दी है, फिर ड्राफ्ट बनेगा, प्रोस्पेक्टस बनेगा, फाइल होगा, अप्रूवल होगा, टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, बड़े आईपीओ आने चाहिए। इससे फायदा ये कि मार्केट डेप्थ बढ़ती है, ज़्यादा कंपनियां आपके पास होती है ऑप्शंस के तौर पर पैसा लगाने के लिए। जितना ज़्यादा कंपनियां होगी, जितना ज़्यादा मार्केट कैप होगा, जितना ज़्यादा डेप्थ होगी, उतना इन्वेस्टर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, ज़्यादा आएंगे। पेटीएम, ये है आईपीओ की तैयारी सेठी साहब की तरफ से पूरी है, हमेशा की तरफ। बिल्कुल, सेठी साहब के लिए सदाबहार सेठी साहब। और सेठी साहब के बाद एक स्पेशल पिक देने के लिए तैयार हैं कुणाल जी, राकेश जी भी, उनके पास भी मैं पहुंचूंगा। लेकिन सेठी साहब, शुक्रवार इन्फीबीम शुक्रवार को दिया था ना आपने? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, शुक्रवार को ही दिया था। तो और ये मैंने रीजनिंग भी यही दी थी कि पेटीएम की बोर्ड मीटिंग चालू है, जिसमें वो एक अपने आईपीओ की प्लानिंग कर रहे हैं, उसका अप्रूवल के लिए बोर्ड मीटिंग चालू, और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं इन्फीबीम एवेन्यूज पे भी देख रहा हूँ। कनेक्शन बताओ दोनों का। ना अनिल जी, इन्फीबीम एवेन्यूज भी इसी तरह की कंपनी है जो कि डिजिटल पेमेंट्स वगैरह के कारोबार में है। इनका एक जो डिजिटल पेमेंट का प्लेटफॉर्म है सीसी एवेन्यू, आपने भी अगर कई जैसे अपन मर्चेंडाइज परचेज करते हैं तो उसमें ये आता है सीसी एवेन्यू। फिर इनका टाई अप है ये कई बैंकों के साथ, HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, बैंक मस्कट है, तो इन सब के JP मॉर्गन, इनके साथ टाई अप है जो इनका जो ये पेमेंट प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। और सबसे अच्छी बात, इन्होंने अभी परसों जब नतीजे घोषित किए तब इन्होंने बोला कि ये रिलायंस जियो के साथ तो एक तो करार किया है जियो प्लेटफॉर्म पे, और दूसरा जियो, एप्पल और फेसबुक, जियो, गूगल और फेसबुक, ये तीनों कंपनी के साथ मिलके RBI को रिटेल पेमेंट लाइसेंस की एप्लीकेशन दी है। अगर वो मिल जाता है तो अनिल जी, आप अभी वैल्यूएशन की बात कर रहे थे, और ये तो कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है, इनका तो कुछ 32 करोड़ का इस क्वार्टर में पैट आया है, तो गॉड नोज कि क्या हो सकता है, भगवान का तो मालूम नहीं। देखो, आपने तो रिकमेंड शुक्रवार को ही कर दिया था सेठी साहब। बताएं सर, आज क्या इरादा है? अनिल जी, उस दिन 40 रुपए में रिकमेंड किया था, तो आज अगर 50 हो गया, मतलब 25% रिटर्न। जय हो। तो शुक्रवार के एक दिन में, मतलब दोपहर के 2:30 बजे से आज के 2:30 बजे तक। गजब 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 गजब, बहुत ही बढ़िया, सही में, सीरियसली टू गुड। अच्छा बताओ सर, अब आज क्या इरादा है? अनिल जी, आज 2 स्टॉक, एक कैश मार्केट का स्टॉक और एक F&O का स्टॉक। बड़े दिनों बाद कॉम्बिनेशन है। हाँ जी जी, बताएं सर। अनिल जी, जी बताएं सर। हाँ, नहीं, जो अनिल जी कैश मार्केट का आज का स्टॉक है, अब अनिल जी फोकस आ रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पे।
Okay. और यहाँ से मैंने पिक किया है कैपेसिटी इंफ्रा, जो कि अभी 205-6 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। ये कंपनी थोड़ी हटके है विद इन द इंफ्रा स्पेस, ये रियल एस्टेट सेक्टर को विद इन द इंफ्रा स्पेस कैटर करती है। ये कंपनी की आप क्लाइंट लिस्ट देखेंगे तो ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज, के रहेजा ग्रुप, फिर ब्रुकफील्ड, इन सब के लिए कंपनी काम करती है। इवन गवर्नमेंट ओन्ड जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, जैसे सिडको के प्रोजेक्ट है, वो भी ये कंपनी लेती है। और हमने देखा हाल ही में जो भी रियल एस्टेट सेक्टर के नतीजे है, जैसे ब्रिगेड एंटरप्राइजेज जो सुबह भी मैं बात कर रहा था, और अभी थोड़ी देर पहले कोल्टे पाटिल के भी नतीजे रियल एस्टेट कंपनी के दमदार आ रहे हैं। तो उसको एक्सट्रापोलेट करें तो कैपेसिटी इंफ्रा के इस तिमाही के नतीजे बहुत अच्छे होने चाहिए। बाकी देखिए सरकार का फोकस है हाउसिंग के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर, फिर जिस तरह से स्टैम्प ड्यूटी कम हुई महाराष्ट्र में, फिर होम लोन की दरें एकदम हिस्टोरिकली लो लेवल्स पे है, तो उन सब का फायदा रियल एस्टेट सेक्टर को, और वहां पे ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है। एक स्ट्रांग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। और कंपनी ने हाल ही में जो गाइडेंस दिया है FY22 के लिए 2000 करोड़ के रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है, और एबिटा मार्जिन अराउंड 17.5-18%, जो कि बहुत अच्छे हैं। कंपनी का जो करंट ऑर्डर बुक है वो है 9000 करोड़ का, तो बहुत ही अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी है। और आगे भी पाइपलाइन में कई नए ऑर्डर्स है। इवन मेट्रो के भी प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने काम करना शुरू किया है। और दिसंबर क्वार्टर में सॉलिड रिकवरी देखने को मिली। पैट आया 15 करोड़ का, जो कि पिछले साल 4 करोड़ का था। और आप अगर देखेंगे तो FIIs अराउंड 7.4% इसमें ओन करते हैं, जिसमें गोल्डमैन सैक्स जैसा नाम है, पैरागॉन पार्टनर है, फिर DIIs भी देखेंगे तो ICICI प्रू है, निप्पन है, सुंदरम है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है ये 204-5 ये जो भी लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे खरीदारी करें। शॉर्ट टर्म में 220 रुपए के टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 198 रुपए का। नाम क्या बताया कंपनी का सर आपने? अनिल जी, कैपेसिटी इंफ्रा, पूरी रामायण चली गई, अब आप पूछ रहे हो। नहीं वापस सुनने में बहुत मजा आया। कैपेसिटी इंफ्रा, ओके। अरे भाई जरा इसका नाम बताओ। कैपेसिटी सर अपने पास तो बगल में आपके दीपांशु है, उनसे पूछिए कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको। दीपांशु जी फाइनल करिए, नाम क्या रखना है इस कंपनी का? अनिल जी नोटा का इस्तेमाल करना चाहिए, कोई आइडिया नहीं कैसे नाम करें इसका। ये बंसल जी ने कैसी आदतें लगाई सबको। बंसल जी ये तो अब तक तो खाली ठीक है कि दीप है ना, खाली ये स्टॉक के नाम के लिए नोटा का इस्तेमाल। किसी ने ऐसा बोले सर आज ऑफिस आने का मन नहीं है, नोटा का इस्तेमाल करूंगा, वैसा ना करने लग जाए, ऐसे बात बिगाड़ो सबको। चलिए कुणाल जी कैसे बोला जाए इसको? अनिल जी देखिए, मैं इस पर सख्त आपत्ति है मुझे। अनिल जी ऐसे नाम रखते क्यों हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि अनिल जी इतना डिफिकल्ट नाम, जिसको मतलब जिसका उच्चारण ही इतना मुश्किल हो रहा है, वो भी दीपांशु के लिए। तो अनिल जी ऐसे नाम को तो मतलब बदल देना चाहिए था। अच्छा, ऐसे में ये सोफिस्टिकेटेड तरीके से नोटा था। दीप ने साफ साफ नोटा बोल दिया आपने। तो जो नाम आपने बोला है सेठी साहब, वही फाइनल माना जाएगा। जो भी आपने बोला है वही फाइनल है, ठीक है ना? ओके, आइए बढ़ते आगे। कैपेसिटी इंफ्रा, ये जो सेठी साहब ने बताया 198 का स्टॉप लॉस और 220 का टारगेट। बताएं सर दूसरा स्टॉक आज के लिए। अनिल जी जो दूसरा स्टॉक है F&O सेगमेंट से है। और अनिल जी आज मैंने कॉन्ट्रेरियन बेट, जो कि पिछले कई दिनों से मार पड़ रही है, उस सेक्टर से लिया है मेटल स्टॉक। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में खरीदारी करने की सलाह, जो कि अभी जून फ्यूचर्स 125 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। ये अनिल जी इस कंपनी के हाल ही में 151 तक के हाईज लगे, उसके बाद से अच्छा खासा करेक्शन हुआ। पिछले 10-15 दिनों से हम देख रहे हैं मेटल्स में एक गिरावट देखी जा रही है। बट मुझे लगता है शार्प एक रिकवरी वापस से मेटल सेक्टर में आनी चाहिए। मुझे लगता है ये जो सुपर साइकिल है, देयर इज मोर लेग्स टू इट, ये तेजी बिल्कुल रहेगी। और आज हम सुन भी रहे हैं कि जून में स्टील कंपनीज अपने प्राइजेस हाइक कर सकती है। और अभी थोड़ी देर पहले भी कोई न्यूज फ्लैश हो रही थी, आर्सेलरमित्तल ने भी कुछ अपने प्राइजेस बढ़ाए हैं। तो इन सबको देखते हैं। और फिर आप देखिए दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का करीबन 4300 करोड़ का एबिटा था। मार्च क्वार्टर में तो डेफिनेटली उससे बहुत अच्छा होगा, बिकॉज जनवरी टू मार्च में स्टील के दामों में अच्छी बढ़त हुई है। बट ये जो अप्रैल टू जून का क्वार्टर है, ये और भी अच्छा होगा, बिकॉज अप्रैल में हमने देखा बहुत ही दमदार तेजी स्टील के प्राइसेस में हुई है। तो ऑल इन ऑल मुझे ये स्टॉक करंट लेवल्स पे वापिस से रिकवरी के लिए बिल्कुल तैयार लगता है। इसको शॉर्ट टर्म के लिए मेरा टारगेट है इसमें 135 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 118 रुपए का, खरीदारी करने की सलाह सेल में। 118 का स्टॉप लॉस, 135 का टारगेट, सेल में खरीदारी करने की राय। बंसल जी भले आप नाम बोलो वरना बोलो, बाकी सारे बंसल ऐसे नहीं होते। देखो एक दीपांशु बंसल है, आपका और दीपांशु जी का दोनों का मिक्स होकर नाम उनका जो बना है, उन्होंने लिखा है कि इसका नाम है कैपेसिट
सिंघवी जी, और इसमें ई साइलेंट है। मैं तो पूरा ही साइलेंट हूँ भाई इस मामले में, लेकिन देखो हमारे दर्शक बिल्कुल जागरूक हैं, धड़ाधड़ उनके ट्वीट आ रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई इसका सही नाम क्या होना चाहिए। शुक्रिया सेठी साहब। अब काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं बंसल जी अपनी टर्न का। वक्त है एक स्पेशल पिक का बिगुल, और उसके बाद सुमित जी देंगे सुपरहिट। बताएं सर। देखिए अनिल जी, हम शुरू से जब से कोविड आया है हम कंटिन्यूसली वो स्टॉक्स जो कोविड के हाइस के ऊपर निकल रहे हैं उनको छोड़ नहीं रहे हैं। वो एक इंपॉर्टेंट स्तर है, वहां ब्रेकआउट है। तो ऐसा ही एक स्टॉक है मिंडा कॉर्पोरेशन, जो कि अपने प्री कोविड हाइस के ऊपर निकल रहा है, उन नेकलाइन को तोड़ रहा है। तो एक बड़े वाला रिवर्सल मिंडा कॉर्प के अंदर देखने को मिल रहा है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, सर्वगुण संपन्न ट्रेड है ये। अगर आप इसका वीकली यानी कि इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो अनिल जी इससे बेहतर चार्ट नहीं मिलेगा आपको। जबरदस्त ब्रेकआउट बड़े वॉल्यूम के साथ होता हुआ दिख रहा है। 40 लाख शेयर से ज्यादा का कारोबार आपको एनएससी पर होता हुआ दिख रहा है। तो मिंडा कॉर्प है हमारी स्पेशल पिक। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना है 118 रुपए पर। 118 के स्टॉप लॉस से बाय करें। टारगेट पहला है 143 रुपए का, 143 का। दूसरा टारगेट 152 रुपए का। 152 तक की रैली आपको मिंडा कॉर्प में देखने को मिलेगी। ओके, तो ये है आपके लिए मिंदा कॉर्प पर खरीदारी 143 152 के टारगेट के लिए। फ्रेश रिकॉर्ड पर है निफ्टी, इस समय डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है और अब नजर बना रहा है 15,600 के स्तर पर, उससे ज्यादा दूर नहीं है। आइए कुछ और कॉल्स तैयार हैं बिगुल सचिन जी के लिए, बीटीएसटीटी। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर खरीदारी करनी है कोटक महिंद्रा बैंक पे। जिस तरीके से इसने अपने कल के स्विंग लो के ऊपर ही आज का लो बनाया है एंड 1800 के ऊपर अच्छी तरह ट्रेड हो रहा है, मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ब्रेकआउट आना चाहिए। लगभग जो एक इनिशियल हर्डल रहा है स्टॉक के लिए अराउंड 1830 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो पार होना चाहिए। सो टारगेट के लिहाज से आपको ध्यान में रखने हैं दो लेवल्स, एक होगा 1845 का और दूसरा होगा 1870 का। ये थोड़ा सा पोजिशनल होगा, बट आपको खरीदारी करनी है अभी 1810 के लक्ष्य पे लेवल्स पे। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1788 का। कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स खरीदने हैं इन दो टारगेट्स। तो एक और प्राइवेट बैंक जो खरीदारी की लिस्ट में आ रहा है कोटक बैंक पर सचिन जी की है राय। देखते हैं सुमित जी को क्या पसंद आ रहा है, उनके लिए बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। देवांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 27 रुपए 20 पैसे, 27 रुपए 25 पैसे। ये पेपर स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो पेपर स्टॉक है और स्टॉक का नाम है ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका सिंबल है ओरिएंट पेपर, ORIENT PPR। ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम अब यहाँ से बिल्डअप होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक पिछले कुछ दिनों से साइडवेज कंसोलिडेशन में था और आज स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स के साथ ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर पिछले 3 दिनों के हाई तो स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है और अब स्टॉक के अंदर यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस बढ़िया बैठ रहा है। ओरिएंट पेपर में यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें 27.5 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाए सिर्फ और सिर्फ 1 से सवा रुपए नीचे, यानी 26.25 या फिर 26 के आसपास का, और ऊपर में टारगेट बनेगा 30 रुपए से लेके 32 रुपए तक का। जिस तरह की कैंडल फॉर्म हो रही है, जिस तरह का वॉल्यूम्स के साथ मूव देखने को मिल रहा है, ओरिएंट पेपर यहाँ से 30 रुपए से लेके 32 रुपए तक का मूव इस हफ्ते में दिखाना चाहिए। तो खरीदारी करें 26 या सवा 26 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो ओरिएंट पेपर एक और काउंटर जहां पर आपको खरीदारी करके चलना है। इस समय मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में जबरदस्त एक्शन बना हुआ है, पर बाजार नए रिकॉर्ड पर है। बैंक निफ्टी से भी बढ़िया पार्टिसिपेशन है। तो आइए चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी क्या है। सर, यूएस और यूके के बाजार आज बंद रहेंगे। उससे पहले डाउ फ्यूचर सुबह से ही बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड कर रहा है, कम वॉल्यूम्स हैं, 30-35 पॉइंट्स ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर सपाट है। यूरोप के बाजारों में ठीक ठाक कारोबार हो रहा है। जर्मनी में हल्की सुस्ती है, फ्रांस में हल्की खरीदारी है। एशिया की बात करें तो जापान आज 1% नीचे था और उसके सामने हांगकांग और चीन पर हल्की सी बढ़त के साथ कारोबार हुआ। तो ग्लोबल क्यूज एकदम स्टेबल है सर, कोई बड़े मूवमेंट्स वहां पर तो नहीं आ रहे। हमारे बाजारों में क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ आ रहे हैं बड़े मूव और अच्छे आ रहे हैं।
कोई टेंशन है नहीं। देखिए सिंपल चीज़ जो अभी 2 बजे अपने बात कर रहे थे वही वाली चीज़ है कि लाइफ टाइम हाई पर जब ब्लू स्काई जोन, अनचार्टेड टेरिटरी, जो आप नाम बोल दें, या उन लेवल पे, तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऊपर का लेवल पता नहीं, वो अंदाज से वो एक्स्ट्रापोलेट करके निकाले कि यहाँ वाला वहाँ जा सकता है, वहाँ वाला जा सकता है, वो आप निकालना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है, लेकिन अपना तरीका दूसरा रखते हैं। और अपना तरीका ये कि नीचे की रिस्क क्या है, किस लेवल के ऊपर है, तब तक टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो अब ये जो लेवल है जिसके ऊपर हमें टेंशन नहीं लेना है, ये आता है 15,375 का इंट्राडे के लिहाज से, या यूँ चलो एक काम करो, राउंड फिगर में 15,300 समझ के लो चलो, यानी कि यहाँ से 250 पॉइंट नीचे। तो 250 पॉइंट के करेक्शन के लिए कभी भी आप तैयार हैं इसका मतलब नहीं कल सुबह आने वाला है, ऐसा टेंशन में बताइएगा, लेकिन पॉइंट ये कि इस मार्केट में आपके लिए 250 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क नहीं है। लाइफ टाइम आई पे 250 पॉइंट में, यानी कि 1.5%। अब उतना तो लेके चलोगे आप इंडेक्स पे, इंडेक्स 1.5% गिरे, उसमें हो सकता है आपका स्टॉक 4-5% गिर जाए, वो एक रिस्क रहती है, उतनी रिस्क है तो अब आपको अपनी पोजीशन उस हिसाब से बना के चलनी है। ओपन इंटरेस्ट आपका कि भाई मुझे 250 पॉइंट नीचे तक कभी भी देखना पड़ सकता है, 15,300 के नीचे जाएगा तो ही मेरी शॉर्ट टर्म पोजीशन जो है ट्रेडिंग वाली, वहाँ पर मुझे रिस्क आती है, पहली चीज़। तो अब आपके लिए बेस धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, ये तो हो गया पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है एकदम, उनके लिए जो लेवल निकल कर आता है वो आता है 15,425 का, यहाँ से 150 पॉइंट नीचे। तो 15,425 के नीचे बंद होगा तो ही आपको सोचना है कि क्या थोड़ी पोजीशन कम करूं। तो अगर आप एकदम डे टू डे ट्रेड पर हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, और जो 3:30 बजे तक ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए 15,500 आपका ट्रेडिंग होराइजन और रिस्क लेने की कैपेसिटी के लिहाज से आपके लिए लेवल आ गए, जिस पे आपको नज़र रखना है ताकि आप लाइफ टाइम हाई को आराम से एंजॉय करते हुए चलें। अपना पहला टारगेट 15,600 के आसपास का था, 15,575, 15,600 आज आ गया। अब यहाँ से करेक्शन आता है 15,300 के आसपास तो फिर खरीदने का मौका बनेगा, नहीं आता है तो 15,900, 16,000 तक के तरफ की रास्ता खुलता है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं जाके वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर बीच में कहाँ रुकेंगे, वो आगे स्टॉप लॉस चलाते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे ये सिंपल चीज़ है, क्लियर है। सो आपको अपना स्टॉप लॉस वेल डिफाइन कर लेना है। डे ट्रेडर है 15,500, पोजिशनल ट्रेडर है 15,425, थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है 15,300, होल्ड करिए, कोई टेंशन नहीं, जाने दीजिए जितना ऊपर जाता है। तो पहली चीज़ ये क्लियर हो गई। अब आइए जो डेटा है निफ्टी के 15,600 के आसपास हल्की रुकावट है, 30 लाख शेयर हैं ओपन इंटरेस्ट में, थोड़ा वहाँ रुकेंगे। 15,500 पर 37 लाख शेयर हैं पुट में, वो नहीं टूटेगा, जिसमें 30 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो पहली चीज़ तो ये निश्चिंत रही कि आज पूरी संभावना है इस बात की कि आप 15,500 के ऊपर ही क्लोज होंगे, तो 15,500 के नीचे के क्लोज होने की संभावना कम है, और 15,600 के ऊपर भी शायद ही निकले, तो इस 100 पॉइंट की रेंज में अगला 1 घंटा आप बिता देंगे। अब आ जाइए आप बैंक निफ्टी, 500 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी में दोनों तरफ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 35,000 13 लाख शेयर पुट हाईएस्ट, 35,500 15 लाख शेयर कॉल्स हाईएस्ट। एक बार अब ये 15,500 525 के पार निकल कर टीका दीप, तो ये 15,750 से 15,850 जाने की तैयारी में, अगर 3 बजे के पहले ही हो जाए तो फिर रुकना मत, इंतज़ार मत करना इन्विटेशन का कि आओ बैंक निफ्टी खरीदो। ये इन्विटेशन आपको पहले ही किरण जी दे चुके हैं खरीदने का। 15,525 के ऊपर 3 बजे के पहले निकल कर टिक गया तो बैंक निफ्टी आग लगा देगा आज और कल में, ये ध्यान रख लेना। मैं बहुत माफ़ किया 35,000, 15,000 निफ्टी वाला बोल दिया मैंने, 35,000। मैं बहुत दिन आजकल वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कम करता हूँ जो बैंक निफ्टी के लिए पहले बहुत करता था, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा मैच्योर हो गया, वो पहले की तरह उछल कूद कम हो गई है, तो इसलिए। लेकिन 35,525 के ऊपर अगर 3 बजे के पहले 3:05 के पहले निकल के टिक गया तो 250-300 पॉइंट नॉन स्टॉप बढ़ेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ये एक्शन साफ तौर पर आपको नजर आ रहा है, तो बने रहिए, डटे रहिए, घबराइए मत। बैंक निफ्टी पर आपका स्टॉप लॉस 34,900 का है, बस सिंपल। जी दीप। बिल्कुल, तो बने रहिए, डटे रहिए, और कुछ और बड़े लेवल्स बाजार आपको दिखा सकता है अगर की लेवल्स के ऊपर आते हुए दिखा तो। बेसिक पॉइंट है, बाजार में तेजी का मूड माहौल इस समय बना हुआ है, उसके साथ ही राइड करिए, हेज अपना बनाकर चलें।
देखते हैं कौन से स्टॉक्स और इस तेजी में अब पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। मेटल्स में तो आज एक बढ़िया बाउंस बैक के आधार आते हुए दिखे ही हैं। नैल्को पर अच्छी खरीदारी हो रही है, टाटा कंज्यूमर पर भी आपको अच्छा मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। इस स्पेस पर नजर रखिए क्योंकि कंजम्पशन स्टॉक्स भी आपको अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। पर सुबह से ही काफी एक्टिव बना हुआ है निप्पॉन लाइफ, और सुबह हम बात कर रहे थे 2-2.5% की तेजी थी उस समय, अब देखिए 5% की तेजी के ज्यादा आपको इस पर मूव आते हुए दिख रहा है। किरण जी जरा नजर डालें, निप्पॉन लाइफ 6% ऊपर है आज के ट्रेड में, तो ऑलरेडी एक अच्छी मूव आ गई है, पर यहां से मोमेंटम और कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखता है सर। कौन सा स्टॉक बोला दीप? निप्पॉन लाइफ सर, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट। हाँ, ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन अपमूव दिलाता नजर आ रहा है। बहुत दिनों का कंसोलिडेशन था दीप, और इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद आज निकला है। और अगर ओपन इंटरेस्ट भी देखते हैं तो परसेंटेज राइज में 58% की राइज है, यानी आज बहुत बड़े ओपन इंटरेस्ट यानी लॉन्ग पोजीशंस बिल्टअप देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक इधर से परफॉर्म भी करना चाहिए। जो आज एक बड़ी मूव आई थी उसका छोटा सा करेक्शन, इंट्राडे करेक्शन भी देखा गया है, तो 360 का मेरा अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। और मेरा मानना है कि 2 से 3 दिन का वक्त देना चाहिए स्टॉक के लिए। तो मैं मानता हूं कि 685 690 के टारगेट्स आपको कैजुअली देखने को मिलेंगे। दीप, मेरे लिए एक बिगुल बजवाई एक छोटा सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सर, बिगुल भी आपके लिए तैयार है। चलते हैं किरण जी के पास, बिगुल किरण के कमाल। बताएं किरण जी। टाटा कंज्यूमर जो आपने अभी अभी बात की, बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ऑप्शन चेन डेटा का 360 का बैरियर इसने क्रॉस किया है, तो आराम से खरीद दीजिएगा। 658 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लगता है कल तक 680 के आसपास के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बड़े टारगेट्स के लिए आपको प्लान आउट करना पड़ेगा। करंट लेवल से 662 तक आपको बाय करना है, ऐड करना है, और 680 के टारगेट्स आपको कल तक जरूर देखने को मिल जाने चाहिए टाटा कंज्यूमर में। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करने की राय किरण जी की तरफ से। खरीदें 658 का स्टॉप लॉस और 680 का टारगेट किरण जी की तरफ से। ओके, अब आइए एक सर्वे करवा लेते हैं। और सर्वे ये कि पिछले 3 महीनों में, जनवरी से लेकर मार्च के महीने में थोड़ा लॉकडाउन था, थोड़ा खुला हुआ था, करेक्ट? तो लोगों ने टाइम पास कितना किया है, कितना नहीं किया, पता चलना चाहिए। आईटीसी के आने वाले हैं रिजल्ट। वरुण हमारे साथ तैयार है अनुमान लेकर। वरुण, आईटीसी का अनुमान दिक्कत बताइए, लोगों ने सिगरेटें कम पी है कि ज़्यादा? नहीं जी, ज़्यादा पी है। ज़्यादा पी है। कितनी वॉल्यूम ग्रोथ है? 8 से 10% वॉल्यूम ग्रोथ। अच्छा। और अनिल जी देखिए, सिगरेट तो ज़्यादा पिए, थोड़ा बहुत लो बेस का भी फायदा मिल रहा है, क्योंकि पिछले बार बहुत कम। पिछली बार बिल्कुल चांस ही नहीं मिला। लेकिन नहीं, चांस मिला ना, सिर्फ 15-20 दिन चांस नहीं मिला ना, बाकी तो क्वार्टर में आपको मिला होगा, सबको थोड़ी मिला। मैं नहीं पीता। अच्छा, ओके। तो सिर्फ आखिरी में चांस नहीं मिला था, लेकिन इस बार तो पूरा चांस मिला है। लेकिन जिस हिसाब से आप टाइमलाइन के साथ बता रहे हो, मुझे डाउट तो हो रहा है। नहीं, मुझे वो लॉकडाउन का दिन याद था ना, इसके लिए। ओके, बाकी कुछ नहीं है। चलो, हम वरुण को फेस वैल्यू पर लेंगे जी। बताइए तो क्या है अनुमान आईटीसी का? तो सिगरेट वॉल्यूम तो अनिल जी 8 से 10% के आसपास रहने वाले हैं, और कंपनी की जो सिगरेट सेगमेंट की ग्रोथ है वो करीब 16% रहेगी। अब जाहिर सी बात है, कंपनी ने पिछले साल से कुछ प्राइस हाइक्स भी लिए थे, तो उसका फायदा भी कंपनी को मिलने वाला है। एबिटा जो है वो करीब 10% के आसपास बढ़ने वाला है। तो ज़्यादा इंपैक्ट जो है आपको इस बार सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ का देखने मिलेगा आईटीसी के सिगरेट कारोबार में, ना कि प्राइस का, ये आपको याद रखना है। लेकिन इसके बावजूद कुल रेवेन्यूज करीब 10% बढ़ेंगे, 11,900 करोड़ के आसपास। एबिटा जो है 6.9% बढ़ने वाला है। आप सोचेंगे कि रेवेन्यूज में इतनी अच्छी बढ़त, लेकिन एबिटा में क्यों नहीं है? तो देखिए, इसके कंपनी के बाकी कारोबार जो है, जैसे कि एफएमसीजी का कारोबार है, वहाँ करीब 14-15% के आसपास की ग्रोथ होगी। एग्री कारोबार में भी अच्छी ग्रोथ होगी। पेपर कारोबार थोड़ा सुस्त रहेगा, 2% के आसपास की ग्रोथ होगी। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कंपनी के होटल कारोबार में, क्योंकि अभी भी होटल कारोबार में पूरी रिकवरी नहीं आई है। उसका इंपैक्ट इस कंपनी के नतीजों पे आपको देखने मिलेगा, जिसके कारण मार्जिन्स हल्के गिर सकते हैं। 38.4% से गिर के 37.4% पे आएंगे। मुनाफा 3.5% गिरेगा, 3,660 करोड़ का आएगा। वो इसलिए क्योंकि पिछले साल इस क्वार्टर में कंपनी ने जो टैक्स भरा था वो काफ़ी कम भरा था, तो उसके कारण उस बार मुनाफा काफ़ी ज़्यादा था। तो मुनाफे का बेस जो है वो थोड़ा हाई है, जिसके कारण इस बार मुनाफा थोड़ा कम हो सकता है, और टैक्स का एडजस्टमेंट है। नहीं तो अगर प्योर प्ले सिगरेट कारोबार आप देखेंगे तो वहाँ नतीजे अच्छे। तो आप जो कह रहे हैं दिक्कत कहाँ है, मैं बताता हूँ दिक्कत कहाँ है। देखो, सबको दिखाओ, अभी पता चलेगा दिक्कत कहाँ है। तेरा हमारे सारे एक्सपर्ट्स को दिखाओ। जैसे ये, एक मिनट, आप लोग जिन के सामने टीवी आप देखिए जरा स्क्रीन पे, आपको पता चल जाएगा दिक्कत कहाँ है। जैसे सिगरेट की बात निकली, बंसल जी उठ के चले गए। देखो
याद आ गई होगी। देखो तो बंसल जी गायब, देख लीजिए उनकी खाली कुर्सी पड़ी है, देख लीजिए। तो ठीक है, बंसल जी जब आएंगे तब पूछेंगे कहाँ गए थे, हमको तो पता कि गए नहीं है, कोई जरूरी काम से ही गए होंगे। तो चलिए, ये है आईटीसी का अनुमान। अब आईटीसी पर हिम्मत करके, बहुत दिल पर पत्थर रख के मैं राय लेने जा रहा हूँ आशु जी से। आशु जी ब्रेक मत लगा देना, बड़ी मुश्किल से हिला है जी। अनिल जी, बंसल जी की सीट गायब थी और आपने सचिन जी को देखा होगा, मुड़ के देख रहे थे वो, तो उनका भी ध्यान उधर ही था। अनिल जी, आईटीसी 25-30 ले आइए अनिल जी, शॉर्ट कैंडिडेट बन जाएगा। कितने पे? 85% बिजनेस है। हम एफएमसीजी की बात करते हैं, होटल की बात करते हैं, बाकी की डीमर्जर की बात करते हैं। अनिल जी, ज़्यादा दम नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा दम नहीं है अनिल जी। 225-30 अल्टीमेट टारगेट है। उस 25 के लिए अनिल जी 215-20 पे लेना, मुझे तो लगता है कि इतने सारे और स्टॉक्स हैं। ये तो मुझे पता है कि आप कवर करते रहते हैं कि इतने लोग फंसे हुए हैं लोगों के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में, बट ये 230 से निकलता है और 225-30 तक तो आपको आपत्ति नहीं ना, वहां तो जाने देंगे, वहां तक तो जाने देंगे ना, है ना आशु सर? हाँ जी, बिल्कुल जाने देंगे। ठीक है। अच्छा, और डिविडेंड की भी उम्मीद है? हाँ जी है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हम डिविडेंड देंगे, और मुझे याद है पिछले बार 10 रुपए का डिविडेंड दिया था इन्होंने। हाँ, पिछली बार तो स्पेशल आया था। हाँ, और तभी भी इन्होंने कहा था कि हम डिविडेंड पॉलिसी अपनी जारी रहेंगे, हाई डिविडेंड देना। इस बार 5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड 195 रुपए पर स्टॉक ट्रेड करता था, इसलिए इस पे वो फ्यूचर्स के लिए भी एडजस्ट हुआ था वो, तो ताकि फ्यूचर्स वालों को नुकसान नहीं हुआ, स्पेशल डिविडेंड था। इस बार इन्होंने इंटरिम डिविडेंड 5 रुपए का दिया है, 22 फरवरी को दिया था इन्होंने, जिसकी एक्स डेट थी, और अब देखते कितना आएगा। लेकिन हाँ, अच्छा डिविडेंड आने के लोग अनुमान लगा रहे कि हो सकता है इस बार भी अच्छा डिविडेंड आए। और अभी पिछले हफ्ते ही मेरे ख्याल से, हाँ पिछले हफ्ते बाय कॉल था मेरे ख्याल से 208-210 रुपए के आसपास। सुमित जी का भी बाय कॉल था। सुमित जी, 208-210 की रेंज में दिया था आपने बाय कॉल? बिल्कुल अनिल जी, जिस दिन फर्स्ट शो किया था हॉस्पिटल से आने के बाद, जब आपने बोला भी था कि आईटी से आपके बाजू में लेटा हुआ था क्या? हाँ, अरे यस, करेक्ट, बिल्कुल यस, सही वक्त पर आप दोनों फॉर्म में आए, आईटीसी भी और सुमित जी भी। चलिए, तो सुमित जी भी अभी तक जैसे जैसे सुमित की तबीयत ठीक होगी सुमित जी की, वैसे वैसे आईटीसी का भाव भी बढ़ने की उम्मीद आप कर। हाँ, बंसल जी कहीं गए थे आप? अरे अनिल जी, लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई थी, तो चार्जर लगाने के लिए अनिल जी उठा था और इन्फॉर्म करके उठा था अनिल जी। ओके, मुझे लगा कि सिगरेट की बात निकली तो आप चार्ज होने के लिए उठ कर आए। चलिए, कोई बात नहीं, आप लैपटॉप भी चार्ज है, बंसल जी भी चार्ज है, दिक्कत की बात नहीं। बढ़ते आगे। अब आइए स्टॉक्स और जो एक्शन में। हाँ, इससे पहले नितिन जी तैयार हो रहे हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका, और नितिन जी से भी हम उनकी बेहतरीन पिक्स लेने की तैयारी में हैं। उससे पहले एक और स्टॉक है जहाँ जब तक नितिन जी जुड़े तब तक एक स्टॉक पर और राय ली जाए। मेरे सामने आ रहा है वो, और वो है आज का सबसे कमज़ोर स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा। 810 रुपये के आसपास है। क्या सुमित जी एंट्री करने के लिए ये लेवल ठीक है या थोड़ा और इंतजार करें? इसके अंदर एंट्री कीजिए। ये स्टॉक के अंदर जो न्यूज के ऊपर जो गिरावट आनी थी वो आ चुकी है। आज स्टॉक ने लोअर लेवल्स पे टेल छोड़ दिया है। टेल का मतलब नीचे से बाइंग आई है। स्टॉक ने जो लो लगाया है वो 790 का लगाया है और वहां से अभी 810 के पास आ चुका है। तो अगर आज ये इन लेवल या इनके ऊपर बंद देता है जो प्रेजेंट लेवल्स है, तो उसके बाद ये स्टॉक के अंदर जल्दी ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो इमीडिएट हडल बनेगा वो 840-850 का बनेगा और वो लेवल टूटते एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। बिल्कुल खरीदारी करके चलना चाहिए। लेकिन आज आपकी आवाज़ थोड़ी वापस नरम सी लग रही है सुमित जी। तो अभी मैं एक काम करूंगा, अब मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा। ये इतने सारे लोग हैं, इन्होंने बहुत दिनों तक मतलब ये सब फिट एकदम चुस्त दुरुस्त है, काफ़ी कम काम भी किया है पिछले कुछ दिनों में। तो मैं इनको सवाल पूछूंगा, आपकी तो खाली कॉल हो तो बोल देना हाँ मेरे लिए बिल्कुल सुमित का सुपर हिट, नहीं तो इन सब से काम करूँगा, ठीक है ना। चलिए, तब तक नितिन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन जी के लिए बिल्कुल निफ्टी के निशानेबाज। स्वागत है नितिन जी आपका। बताएं सर, क्या करना है? अनिल जी, एक तो ट्रेड होगा आज इंट्राडे अभी के लिए और एक हम कैरी फॉरवर्ड के लिए लेंगे। ठीक है। दोनों बैंक निफ्टी में है। तो आज के लिए जो अभी से 3:30 बजे तक है वो है 35,400 की कॉल ऑप्शन लेनी है, जिसका प्राइस है 395। ओके। और इसका स्टॉप लॉस होगा 340 का, यानी 60 रुपए नीचे स्टॉप लॉस है। और टारगेट करीब करीब 500 रुपए का लेकर के चलेंगे, यानी यहाँ से नेक्स्ट 45 मिनट्स में बैंक निफ्टी में ऊपर का मूव आना चाहिए। हो। और जो कैरी फॉरवर्ड के लिए अनिल जी है वो है
35,400 की कॉल ऑप्शन लेनी है और 35,700 की बेचनी है, बुल कॉल स्प्रेड, जो अभी बनेगी 142 143 के डिफरेंस में। इसका स्टॉप लॉस 100 रुपया रखना है और टारगेट 240 रुपया रखना है, यानी 100 रुपया मिलने को है और 40 रुपया का रिस्क ले रहे हैं। तो ये बुल कॉल स्प्रेड कैरी करने के लिए और इंट्राडे के लिए अभी के लिए 35,400 की कॉल नेकेड ऑप्शन लेने की। ओके, तो निफ्टी में कॉल ऑप्शन खरीदें 35,400 का, खाली आज के लिए करें तो, क्योंकि कल फिर क्या थोड़ी प्रीमियम कम हो जाती है। तो नितिन जी का तो सिस्टम ऐसा ही है। तो बिल्कुल जहाँ प्रीमियम कम हो जाए ओवरनाइट, तो उस हिसाब से इंट्राडे में ट्रेड करना है। सिंपल कॉल ऑप्शन खरीद लो 35,400 का 500 रुपये के टारगेट के लिए। आज जो भी हो ख़त्म करके जाओ। कल के लिए रखनी है तो सामने 35,700 का एक स्प्रेड बना के बेच भी दो, तो दोनों तरफ आपका काम हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो चलिए एकदम ठीक है, ये 35,700 का कॉल, ये राय आपकी नितिन जी की तरफ से। शुक्रिया नितिन जी, ये बेहतरीन पिक देने के लिए हमारे दर्शकों को आज आपकी तरफ से। ओके, बढ़ते हैं आगे। और ढेरों स्टॉक्स जो एक्शन में है, उनमें से एक है एविएशन से जुड़े हुए स्टॉक्स। हवाई सफ़र पर अब आपको हमारे को खर्चा करना होगा ज़्यादा। हमारे लिए तो अच्छी बात नहीं, लेकिन एयरलाइंस कंपनियों के लिए अच्छी बात है। और एयरलाइंस कंपनियों के लिए क्यों अच्छी बात है, क्या कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ बदल रहा है, कब से बदल रहा है, कितना बदल रहा है, ये सारी डिटेल्स हैं कुशल के पास। कुशल बताइए। अनिल जी, यहाँ पर तीन बड़ी घोषणाएं वीकेंड के दौरान आती हुई दिखी है एविएशन स्पेस को लेकर। सबसे पहले तो यही कि जो घरेलू उड़ानें हैं वो महंगी होती हुई दिखेंगी। इनफैक्ट यहाँ पर जो टाइम लिमिट्स दी गई थी, यहाँ पर तमाम जो स्ट्रेटा है, जो रेंजेस हैं, वहाँ पर प्राइसेस बढ़ाए गए हैं। और 1 जून से यानी कि कल से जो है ये लोअर लिमिट जो है इन्होंने करीब 13 से 16% बढ़ा दी है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। इनफैक्ट इन्होंने इसके पहले फरवरी में भी जो लोअर लिमिट है वो 10% तक ये बढ़ाते हुए नजर आए थे। तो उसका भी जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं कस्टमर्स के ऊपर आता हुआ दिखा था। इनफैक्ट यहाँ पर अगर एज एन एग्जांपल अगर आप देखें तो 40 मिनट से नीचे वाली जो भी फ्लाइट ड्यूरेशन है उसका प्राइस 2300 रुपये से 2600 रुपये कर दिया गया है, जो लोअर लिमिट है। और साथ ही जो हायर रेंज पे 150 से 180 मिनट वाली फ्लाइट्स हैं वहाँ पर 6400 रुपये से न्यूनतम किराया 7400 रुपये अब कर दिया गया है। दूसरी बड़ी घोषणा हुई थी जो क्षमता में कटौती की गई है। इनफैक्ट इसके पहले एयरलाइंस को करीब 80% कैपेसिटी पर ऑपरेट करने दिया जा रहा था, अब उसको घटाकर उन्होंने 50% इस कैपेसिटी को कर दिया है, जिस तरह से कोविड की दूसरी लहर आती हुई दिखी है। और जो पैसेंजर लोड फैक्टर लगातार कम होते हुए दिखा है, कहीं ना कहीं जो कमज़ोर साइड पर जिनकी वित्तीय हालत है, जो भी एयरलाइंस है, चाहे आप स्पाइस जेट कहिए या फिर गो एयर कहिए, उनके लिए ये जो डिसीजन है वो इसको फेवर कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ इंटरग्लोब एविएशन जो काफ़ी कंपेटिवली ज़्यादा फ्लाइट जो है दिन के दौरान अपनी उड़ा रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपेटिवली ज़्यादा बेहतर है, वो ये देख रहे थे कि उनको कैपेसिटी रिड्यूस नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा उनका कहना है। और तीसरी बड़ी जो चीज़ हुई है और जो घोषणा हुई है वो हुई है ECLGS को लेकर। ECLGS है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो उस ECLGS 3.0 के तहत अब एविएशन सेक्टर को भी उसके अंतर्गत जो वर्किंग कैपिटल लोन्स है वो दिए जाएंगे, जिससे कि इनकी वित्तीय हालत में सुधार हो और अगले 6 साल के लिए ये लोन्स इनको दिए जा सकते हैं। इनफैक्ट जो कुल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है उसका 40% एडिशनल जो है फंडिंग इस स्कीम के तहत इनको मिलती हुई दिख सकती है। तो एक तो हो गया लोन सपोर्ट जो इनको मिलता हुआ दिखेगा आगे के लिए, दूसरी होगी कैपेसिटी जो डिक्लाइन की गई है, जो डिक्रीज हुई है 80% से 50%, और तीसरा जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया कि जो घरेलू उड़ानें हैं वो महंगी होती हुई दिखेंगी कल से। तो ये 3 बड़ी घोषणाएं एविएशन स्पेस के लिए होती हुई आई है। बिल्कुल, तो बड़े डेवलपमेंट्स एविएशन स्पेस के लिए नजर रखिए। आज थोड़ी सुस्ती आपको इंटरग्लोब एविएशन जरूर दिखा रहा है, पर सचिन जी आपने कुछ दिन पहले इस पर बात करी थी, अच्छे मोमेंटम में भी रहा है ये काउंटर। इंटरग्लोब अब थोड़ा मुनाफा वसूली और दिखेगी या फिर यहाँ से वापस बाउंस बैक कर सकती है चार्ट? दीपांशु, इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन में ही हमने 1720 के आसपास से लॉन्ग रिकमेंड किया था। एंड बेसिकली सीरीज के लिहाज से मुझे लग रहा है कि 1880-1900 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। सो जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है एक वापस अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाइंग करने के लिए। ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर के लिहाज से 1680 के नीचे जब तक स्टॉक स्लाइड नहीं होता तब तक ये जो बुलिश स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहना चाहिए। सो डेफिनेटली खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए 1680 के स्टॉप लॉस के साथ 1880-1900 के टारगेट के लिए।
ओके, तो ये है आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन पर राय। नजर रखिए, इस काउंटर पर आप अच्छी खरीदारी होते हुए देख रहे हैं। इस बीच गुजरात गैस पर फ्रेश मूव आती हुई दिख रही है, 540 के लेवल के पार जाते हुए दिख रहा है, और गेल पर भी अच्छा एक्शन इस समय बन रहा है। बागले साहब जरा गेल के चार्ट देखें, इसमें भी अच्छी मूव आ रही है सर। यहाँ से कोई ट्रेड दिखता है? बिल्कुल मोमेंटम है। जितना टाइम ये 160 के पार स्पेंड करेगा अभी वहीं पर है, तो एक 10 रुपए की कंटिन्यूएशन वाली मूव आ सकती है। आपका 155 का स्टॉप लॉस, 170 का टारगेट, ये ट्रेड सेटअप बिल्कुल बैठता है। ओके, तो गेल पर एक्शन बनता है। 160 के पार अब जाने के लिए तैयार अकाउंट लग रही है चार्ट इस समय। और हमने गुजरात गैस की बात करी थोड़ी देर पहले, यहाँ पर आपके लिए SSGC बाय कॉल भी आई थी, और वरुण भी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए गुजरात गैस के नतीजों का अनुमान। कल आने वाले हैं नतीजे। वरुण, गुजरात गैस क्या है बाजार की एक्सपेक्टेशन? डेफिनेटली कल आएंगे नतीजे, और इस बार गैस कंपनीज के नतीजे ना वॉल्यूम फ्रंट पे अच्छे रहेंगे, रेवेन्यू फ्रंट पे अच्छे रहेंगे, लेकिन मार्जिन्स में ये कंपनियां मार खाने वाली है। MGL में हमने ये देखा, और गुजरात गैस का भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है। खासकर मोरबी, जिस इलाके में गुजरात ये जो गैस सप्लाई करते हैं, वहाँ वॉल्यूम्स में काफ़ी बेहतरीन बढ़ोतरी देखने मिली है। उसका सपोर्ट पूरा मिलेगा कंपनी को। इसके लिए आय में करीब 13% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 3200 करोड़ पे ये आने वाला है। लेकिन जो LNG की कीमतें हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है, और ये इन कंपनीज के लिए एक चिंता की बात है। नो डाउट गुजरात गैस ने भी कीमतें बढ़ाई थी, मेरे ख्याल से 4-5 रुपये के आसपास की कीमतें जो है वो बढ़ाई गई थी जनवरी के आसपास। लेकिन जो LNG की कीमतें हैं उसमें एक शार्प स्पाइक देखने मिला था। इसके चलते जितनी गैस कंपनीज है उनको नुकसान हो रहा है। MGL के केस में हमने देखा मार्जिन में कमी देखने मिली। यहाँ भी एबिटा मार्जिन कम हो सकते हैं, 21.7% से बढ़ के 18.75% के आसपास आ सकते हैं। मुनाफा फ्लैट रहेगा 390 करोड़ के आसपास का। तो बेहतर वॉल्यूम के चलते रेवेन्यूज अच्छे होंगे, लेकिन LNG की कीमतें बढ़ने के चलते कंपनी के जो मार्जिन है उसमें गिरावट होने वाली है। ओके, तो ये है आपके लिए गुजरात गैस। थोड़े मिले जुले नतीजे कंपनी के आते हुए दिख सकते हैं, स्पेशली ऑपरेशनल फ्रंट पर थोड़ा दबाव आपको इस पर आते हुए दिखेगा। चलिए, गुजरात गैस पर नजर है, और आखिरी आधा घंटा बाकी है ट्रेड का। चलते हैं सुमित जी के पास, बिल्कुल उनके लिए सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, और फार्मा स्टॉक इस बार रडार पे आया है, और स्टॉक का नाम है डॉक्टर रेड्डी। मैं ये स्टॉक उस दिन से रिकमेंड कर रहा हूँ दीपांशु, जिस दिन वैक्सीन का अनाउंसमेंट हुआ था स्पुतनिक का। 4900 या 4850 के आसपास का तब भाव था। अभी स्टॉक करीब 5280 5290 के पास आ चुका है। और मैं अभी भी वही सेम चीज रिपीट करूंगा, जितने लोगों का डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स पे खर्चा हो रहा है वो लोग ये स्टॉक को खरीदारी करें और होल्ड करके चले। आने वाले दिनों में यही स्टॉक कमाई करा के देगा। डॉक्टर रेड्डी में ऊपर में 5400 और 5555 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। 10 की कमाई में मैंने इसमें 6000 के टारगेट भी दिए, जो कि जल्दी ही आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिलेंगे। डॉक्टर रेड्डी पे यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें, नीचे के अंदर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं 5160 5170 के आसपास का। ऊपर में टारगेट 5400 और 5555 ये दो टारगेट शॉर्ट टर्म के होंगे, जो कि डॉक्टर रेड्डी में देखने को मिल सकते हैं। तो डॉक्टर रेड्डी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 5400 और फिर 5555 ये हैं आपके लिए दो टारगेट्स डॉक्टर रेड्डीज के लिए। कन्विक्शन कॉल है सुमित जी की तरफ से। नजर रखते हैं इस काउंटर पर। आइए देखते हैं फार्मा में जो मोमेंटम आया उसमें क्या सचिन जी को कुछ पसंद आ रहा है। बिल्कुल उनके लिए BTSTT। बताएं सचिन जी। दीपांशु, सेम स्पेस स्टॉक है सिप्ला। इसने अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया है। तो जिस तरीके से एक 950 के आसपास हर्डल है, मुझे लग रहा है वहाँ पर एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 942 के स्टॉप लॉस के साथ ये लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए। टारगेट के लिहाज से फर्स्ट टारगेट होगा कल के लिए अराउंड 963 के आसपास, एंड फाइनल टारगेट होगा अराउंड 975। खरीदारी करनी है सिप्ला इसका। ओके, तो खरीदारी करके चलनी है सिप्ला पर। ये एक काउंटर है जो आपको मूव इस समय दिखा रहा है। नजर रखिए, सारे के सारे फार्मा काउंटर्स में आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है। सिप्ला यहाँ पर मूवमेंट आ रहा है, अच्छी तेजी बन रही है। बायोकॉन सुबह से ही एक्टिव है। लुपिन इस पर थोड़ी देर पहले बाय कॉल आई थी। डॉक्टर रेड्डीज एक और काउंटर जहां पर आपको अच्छी मूव दिख रही है। नतीजों के बाद बंसल जी जरा औरोबिंदो पर राय दें, क्योंकि नतीजों के बाद इसने रिएक्ट किया था नेगेटिवली, 2-2.5% गिरा, बट अब वापस रिकवर होकर औरोबिंदो भी 1000 के ऊपर आ रहा है। तो जो बिकवाली का रिएक्शन था या एकदम नतीजों का रिएक्शन था, वो पूरा होकर वापस इधर भी स्ट्रेंथ बनते हुए देखते हैं बंसल जी।
देखिए दीपांशु, डेफिनेटली स्टॉक में स्ट्रेंथ है, नीचे में 980 एक सपोर्ट है, वहां से स्टॉक निकला है, बट मोमेंटम के नजरिए से यहाँ पर जैसे भी 996 पे चल रहा है और जैसा अभी आपने मेंशन करा कि 1000 के ऊपर, तो मोमेंटम के लिए तो 1000 के ऊपर निकले तब एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, बट डेफिनेटली एक निचले स्तरों से एक रिबाउंड देखने को मिला है। ओके तो ये है आपके लिए राय इस वक्त औरोबिंदो फार्मा पर आती हुई। एक्शन यहाँ पर भी भरपूर, फार्मा शेयरों में एक एक करके एक्शन बढ़िया बनते हुए नजर आ रहा है। धीरे धीरे सारे फार्मा शेयरों में खरीदारी होती दिख रही है। आशीष सर, आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा फार्मा में? अच्छा आशीष सर शायद थोड़ा संपर्क टूटा हुआ है, उनसे फिर से हम बातचीत करेंगे, देखते हैं कि फार्मा स्टॉक्स में। लेकिन हाँ, एक स्टॉक और है, फार्मा तो नहीं लेकिन थोड़ा हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ, टीटीके हेल्थ केयर, जिसकी सुबह हमने जिक्र की, बात की, और ये स्टॉक है 15% ऊपर। जैन साहब ने आज रिकमेंड किया था, जैन साहब ने कौन से वाले में किया था? जेम्स में। हाँ, जेम्स में किया था। हम कह भी रहे थे कि हमारे भी रडार पे था ये एसआईपी स्टॉक के लिए। आज से मैं सोच रहा था थोड़ा नीचे आएगा तो सही वैल्यूशंस पे, लेकिन वो तो क्या, आजकल का ज़माना ऐसा है कि नीचे तो आता ही नहीं है, और जैन साहब के टारगेट 790-800 की तरफ तेज़ी से भागता हुआ दिख रहा है। तो ये एक और स्टॉक है जो बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके तो ये एक और स्टॉक है जिन पर आपको रखनी है नज़र रखनी है कुछ और स्टॉक्स पर जहाँ पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट, ये स्टॉक है 7% मजबूत। सचिन जी जरा इसके चार्ट्स देखिए और राय दीजिए। सारे पेपर स्टॉक्स में फिर से एक्शन आता हुआ दिख रहा है, खरीदेंगे इसे आप? अनिल जी, सॉरी, मैं लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ इसे। क्यों? तमिलनाडु में है ये, नाम में ही पता चल रहा है। ओके, टीएन न्यूज़ प्रिंट है, कोई बात नहीं। चलिए, तो नहीं पता चल रहा तो ठीक है, छोड़ देते हैं, बढ़ते आगे। मैं आपको है ना ऐसा स्टॉक देता हूं जो आप तुरंत लोकेट कर पाएंगे, जिसमें मतलब आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। अब मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का बताओ। अब इसमें तो आपको बड़ौदा जाने की ज़रूरत नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा बताइए किस लेवल पर खरीदना है। खरीदने की बात करो, आप चार्ट में ख़राब भी होगा आपके, हो सकता है कि 4-5% नीचे रिजल्ट के बाद। खरीदना कहाँ है वो बताओ। अनिल जी, फिलहाल तो स्ट्रक्चर ऐसा वीक नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा सा साइडवेज ज़रूर गया है, बट जिस तरीके से वापस इसने 80 के लेवल को होल्ड किया है, मुझे लग रहा है यही पर्टिकुलर लेवल काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 77 के आसपास का। थोड़ी सी और गिरावट होती है 1-1.5 रुपये की, तो वहाँ पर खरीदने की सलाह होगी। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 87 के आसपास के एक बार तो स्विंग बनने चाहिए, जिस तरीके से बैंकिंग परफॉर्म कर रहा है। सो डेफिनेटली एक बाई जोन के काफ़ी करीब है। 77 का स्टॉप लॉस होगा और 86-87 का टारगेट होगा। ओके, तो बाई जोन के करीब आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब यहाँ से बाउंस बैक आना चाहिए। थोड़ा जो अर्निंग्स का रिएक्शन था, मैनेजमेंट कमेंट्री का रिएक्शन था, वो प्ले आउट हो चुका है और यहाँ से आप वापस इस पर मोमेंटम बनते हुए देख सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा नजर बनी हुई है इस स्टॉक पर आज सुबह से रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी एक अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। ढेरों रियल एस्टेट कॉल्स भी आई थी आज सुबह शो में। प्रेस्टीज एस्टेट्स की बात हो रही थी, ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये सारे स्टॉक अच्छा कर रहे हैं और हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज पर भी 10 की कमाई का आइडिया आया था राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। पर आइए जानते हैं रियल एस्टेट स्पेस के लिए कुछ नए डेवलपमेंट्स क्या हैं मानसी के साथ। मानसी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, देखिए जैसे जैसे रेस्ट्रिक्शंस कम होना शुरू होंगे या फिर अनलॉक के फेजेस आना शुरू हो जाएंगे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा। एक ये खबर, और साथ ही सरकार इंडस्ट्री की मांग को अहमियत भी दे रही है। हाउसिंग सेक्रेटरी का ये बयान आता हुआ दिखा है कि बिल्डर की मांग को फिलहाल समझा जाएगा और यहाँ पर जो कुछ भी हो सकता है वो करने की पूरी कोशिश होगी। प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए टाइमलाइन बढ़ाने से डेवलपर्स को काफी हद तक फायदा होगा। मार्च 2023 तक प्रोजेक्ट पूरा करने में 6 से 9 महीने पर की मोहलत यहां पर दे दी गई है और साथ ही कुछ और चीजें भी हैं जिस पर खास नजर रखी गई है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को रीइंट्रोड्यूस किया गया है। साथ ही स्टील और सीमेंट की जो लगातार बढ़ती कीमतें हैं उनको लेकर भी, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर के साथ एक क्लियर कट कनेक्शन है, इनका विचार किया जाएगा। अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग पर फोकस बड़ा है और इसी के चलते इन ग्रुप्स पर भी काफी हद तक नजर सरकार की है। चरणबद्ध अनलॉक से रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा मिल रहा है। फिलहाल दिल्ली सरकार ने जो अनलॉक
का फेज शुरू किया है। सोमवार यानी कि आज से एक एक करके अब अनलॉक फेजेस जो शुरू होंगे, उसमें सबसे पहले चरण में कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन संबंधी एक्टिविटीज को खोलने को मंजूरी मिल चुकी है। और कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री जहां ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं वहां खोलने की इजाजत, कामकाज खोलने की इजाजत दे दी गई है और हफ्ते दर हफ्ते यहाँ अनलॉक के फेजेस होते हुए दिखेंगे। तो इसका भी एक इम्पैक्ट है जो कि रियल एस्टेट सेक्टर पर सीधे तौर पर पड़ता हुआ दिखेगा और इसी के चलते रियल एस्टेट स्पेस खासतौर से फोकस में इन दिनों दिख रही है। ओके, तो ये है आपके लिए रियल एस्टेट शेयरों में जबरदस्त तेजी का माहौल, फिर से खरीदारी होती हुई दिख रही है। आशु जी पता नहीं कब डीएलएफ रिकमेंड करेंगे, लेकिन चलिए आइए, रिकमेंडेशन की लिस्ट है तैयार। पहले वागले साहब के लिए बिगुल वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, आपने पेपर स्टॉक्स का जिक्र किया, मेरे रडार पर एक पेपर स्टॉक आया है कैश वाला। कौन सा? स्टॉक है स्टार पेपर। अच्छा, अभी इसके फंडामेंटल्स के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन पैटर्न वाइज एकदम क्लियर ब्रेकआउट है। 133.50 का करंट भाव है, यहाँ से 133 तक बाय करेंगे। 127 का स्टॉप लॉस, आपकी 4 से 5 रुपए की रिस्क बनेगी। मुझे 148 टू 150 ये हफ्ते में 3 से 4 दिनों में जाते हुए दिखता है। तो 4 रुपए की रिस्क होगी और 15-16 रुपए का रिवॉर्ड। बहुत ही बढ़िया पोजिशनल ट्रेड। सर कोई टेंशन ही मत लो, फंडामेंटल कभी भी ऐसा लगे फंडामेंटल वगैरह हमको पूछ लिया करो आप, ताकि हमारी भी थोड़ी वैल्यू रहे। तो 134 रुपए के पास स्टार चल रहा है, 127 नाम में स्टार है, इसकी तो कोई टेंशन है नहीं। 148 150 के टारगेट। और वागल साहब ईमानदारी से बताओ, अब जब से आपने कैश के स्टॉक्स देना शुरू, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। अनिल जी, स्टॉक्स चले तो मजा ज्यादा मजा आता है। हाँ तो चल रहे हैं ना, कौन सा नहीं चला बताओ। नहीं बराबर चल रहा है। थोड़ा टाइम वाइज समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं ज्यादा एफएनओ में ट्रैक करता हूँ। ठीक बात है। तो स्टार पेपर ये खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से। और पिक ऑफ द डे जो कि आजकल हम लेते नहीं है, लेकिन इसलिए बंसल जी, कुणाल जी ने रास्ता निकाला है कि सुबह सर पूछे ना पूछे अपना काम पहले कर लो। तो कल की पिक आज ही, पिक ऑफ द डे, एक शानदार स्टॉक आपके लिए आ रहा है। बताएं सर। अनिल जी देखिए, एक जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और स्टॉक का नाम है एमएमटीसी। फुल फॉर्म इसका कुछ दिन पहले सुमित बागड़िया जी ने बताया था। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर है। 2017 के बाद ये पहला अवसर है जबकि ये स्टॉक इन स्तरों पर क्लोज दे रहा है। 60 रुपए के ऊपर निकला है। तो मौजूदा भाव पर एमएमटीसी में हमारी खरीदारी की राय है। ये हमारा पिक ऑफ द डे स्टॉक है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल ब्रेकआउट है। एमएमटीसी पे खरीदारी की राय है। 57 रुपए का स्टॉप लॉस, 65-66 के टारगेट के लिए एमएमटीसी को खरीदना। और अनिल जी, इसका फुल फॉर्म मैंने भी कुछ महीनों पहले बताया था और वो गलत बताया था अनिल जी। आप तो मतलब आप तो सही बता दो, वो कामयाबी है। तो ऐसा मतलब वो तो मैं तो आप जब जैसे कुणाल जी ने बोला अभी कि कुछ समय पहले सुमित जी ने बताया था, तो इसका मतलब क्लियर कटे उनको नहीं पता और उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली बोले आप मुझसे पूछना भी मत। तो उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया कि जब कुणाल जी मना करे तो मैं राकेश जी से तो क्या पूछूं। तो वहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। सुमित जी बताइए फुल फॉर्म। मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। ये देखो तैयार है सुमित जी एकदम, बिल्कुल। सुमित जी शाम को 3:30 बजे के बाद कोई चार्ट वार्ट नहीं पड़ते, सारा वो लेके ए से जेड तक लेके बैठ जाते। कौन कौन सा स्टॉक है जिसका फुल फॉर्म है, इनका तैयार करो, पूरी फॉर्म लिखो सामने, एब्रीविएशन याद करो। पहले वो हमारे ज़माने में होती थी। आशीष सर आपके भी ज़माने में प्रतियोगिता दर्पण पढ़ी आपने? नहीं अनिल जी, नहीं पढ़ी। नींव कच्ची रहेगी आपकी, एकदम फाउंडेशन मजबूत नहीं हुई। प्रतियोगिता दर्पण पढ़ी होती ना आपने तो सारी जनरल नॉलेज बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। उसमें जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते थे, हाँ मतलब गजब, पूछो मत आप, इतना ज़बरदस्त नॉलेज है। सारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स वगैरह होते थे और जनरल नॉलेज की क्विज वगैरह होती थी, तो हम पढ़ के रट्टा मार के जाते थे उसमें से। तो आज काम आ रहा है, देखो उस ज़माने का पढ़ा हुआ। तो चलिए खरीदारी करने की राय स्टार पेपर में वागले साहब की, एमएमटीसी में कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। ये है आपके लिए कुछ और स्टॉक्स। आशीष सर, कोई आपको फार्मा शेयर पसंद ही नहीं आ रहा अभी?
अनिल जी देखिए ना, अभी लुपिन की हमने सुबह बाय कॉल दी थी, लेकिन अनिल जी फार्मा ना अभी थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है। देखिए अनिल जी, मार्केट में मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज चेंज होती रहती हैं, लेकिन पैसे लिमिटेड हैं, कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। बट मुझे लगता है कि फार्मा, अनिल जी देखिए पिछली एक्सपायरी में भी देखिए, पिछले 15 दिन से फार्मा नहीं चल रहा, सिप्ला एक रेंज में है। औरो फार्मा आज रिजल्ट आए बल्कि थोड़ा नीचे आया, और ग्लेनमार्क, कैडिलाक। अब अनिल जी जो आखिरी न्यूज़ आइटम्स रह गई हैं, जो बेसिकली जो फार्मा कंपनीज बेसिकली कोविड से रिलेटेड जो काम के अंदर है, नहीं थी, जो नेक्स्ट उसमें पुश आएगा वो आएगा। बट बाकी अनिल जी मुझे लगता है अब रेंज बाउंड हो जाएंगे। तो ऐसा क्या होगा कि अगर मार्केट चलेगी और वो ठंडे ठंडे रहे जैसे 10-15 दिन से, तो फिर फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं कि ये क्यों नहीं चल रहा। बट अनिल जी फार्मा ठीक है, ग्लेनमार्क भी ठीक है। देखिए 630-40 से करेक्ट होके 610-5 कटा, उसके बाद आज 590-85। तो ये अब धीरे धीरे अब ऐसे लेवल पे आ रहे हैं कि अगर आपके पास सरप्लस फंड्स हैं, कि अगर आप रिलायंस और JSW के अंदर नहीं है और उसमें अगर आपको पैसे लगाने हैं तो ज़रूर लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि अगर पैसे कम है तो इस वक्त मोमेंटम के साथ ज़्यादा रहना चाहिए। ओके, तो मोमेंटम के साथ ज़्यादा रहना चाहिए। फार्मा कुछ शेयर्स में मोमेंटम आ सकता है, बट एज अ स्पेस इतनी बड़ी मूव्स नहीं आती हुई दिख रही हैं। पर आइए, कुछ कॉल्स तैयार हैं, 3 कॉल्स लाइन में लगी हुई हैं। सबसे पहले टर्न है सुमित जी का, बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, वो MMTC के चक्कर में जो स्टॉक मेरे रडार पे आया था कैश वाला, वो भाग गया है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम और दे, मैं एक स्टॉक ढूंढ के आता हूं। किसके साथ है सुमित जी? किसके साथ? अनिल जी, शेयर मार्केट के साथ। ओके, चलिए ठीक है। तो सुमित जी का स्टॉक भाग चुका है, लेकिन किरण जी का भागना बाकी है। किरण जी के लिए बिगुल, किरण का कमाल। जी किरण जी बताएं सर। अनिल जी, बैंक निफ्टी डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है और मैंने कहा था कि ICICI बैंक बहुत इंपॉर्टेंट कगार पे है और वो क्रॉस कर दिया है कैश लेवल्स पे 660 का लेवल, और वो भी बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस किया है। तो मेरा मानना है कि कल के लिए ICICI बैंक लॉन्ग करके चलना चाहिए। कैश के लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 559 का यानी 4 रुपए का रिस्क है, और इधर से मैं मानता हूँ कल सवेरे पहले 2 घंटे में आपको 675, 679 ये टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए ICICI बैंक। 675, 679 ये 2 टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी ICICI बैंक में। वाकई में ICICI बैंक पे बुलिश है, या वो जो बैंक निफ्टी का कॉल दे दिया उसको चलाना है किरण जी, इसलिए ICICI बैंक भी पीछे पीछे चलो जोर लग जाएगा? नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं होता। जब ब्रेकआउट आता है तभी कॉल दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल पक्का ब्रेकआउट होगा। मेरा काम पूछने का, मैंने कहा पूछ लूँ, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो चलिए ICICI बैंक में भी खरीदारी करने की राय। क्या सुमित जी मिल गया स्टॉक आपको? आइए अनिल जी, आइए, बिगुल के साथ मिल गया। हाँ बिल्कुल, बिगुल तैयार है, और उसके बाद हमारे जय भी तैयार हैं, तो जय के पास भी चलेंगे। तो पहले सुमित का सुपरहिट। बताएं सर। अनिल जी, वागले साहब को F&O का स्टॉक ढूंढने दीजिए, मैं ढूंढ रहा हूँ कैश के स्टॉक। वागले साहब फालतू का कंपटीशन ना कराए प्लीज। फार्मा स्टॉक के बाद, पेपर स्टॉक के बाद, अब जो मेरा स्टॉक बाय करने का मन कर रहा है उसका भाव चल रहा है 50 रुपए 20 पैसा, और स्टॉक का नाम है मन इंफ्रा। मन इंफ्रा के अंदर अनिल जी अब ब्रेकआउट आ रहा है। स्टॉक रिसेंट के हाई ब्रेक कर चुका है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। 2018 के हायर लेवल्स पे स्टॉक अभी आ चुका है, 50 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक अब यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। मन इंफ्रा में यहाँ पे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 47 का, ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा 53.5 से 54 का बनेगा, और दूसरा टारगेट 57 से 58 का बनेगा। तो 54 और 58 के टारगेट के लिए मन इंफ्रा में खरीदारी करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 47 का। 4-5 दिन के अंदर ये मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, 47 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदे मन इंफ्रा। 54 और 58 के लिए जो नहीं चला है वो सब कुछ चलेगा, बस ये मंत्र है। 15,600 की तैयारी है निफ्टी की। आइए, निफ्टी की तैयारी है तो तैयारी जय की भी है। कैश का ऑप्शन जय ठक्कर। जय सुबह वाला अपना 35,300 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का, उसका स्टेटस और होल्ड करना है ना उसको, तो अब तो 35,500 के पार निकल गया बैंक निफ्टी, क्या टेंशन है?
जी बिल्कुल अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। और बिल्कुल 35-300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन होल्ड करना है अनिल जी। 455 के आसपास हमने रेकमेंड किया था, 505 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 50 रुपीज ऑलरेडी प्रॉफिट में है वो, और ट्रेडर्स बने रह सकते हैं बिकॉज बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आज बैंक निफ्टी में अनिल जी काफी टाइम के बाद देखने मिल रहा है। इनफैक्ट अनिल जी आपका एक ऑब्जर्वेशन मैं ध्यान में रख रहा था, इतने टाइम से आप बोल रहे थे कि निफ्टी बैंक चलता है तो मेटल नहीं चलता है, मेटल चलता है तो निफ्टी बैंक नहीं चलता है। आज एक ऑब्जर्वेशन मेरा ये भी आया है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी मेटल दोनों इंडेक्स चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट में एक अच्छी तेजी है, जिसके कारण निफ्टी में भी हमें अच्छी एक तेजी देखने मिल रही है। सो आई थिंक मेटल्स भी चलेंगे और बैंक निफ्टी भी डेफिनेटली यहाँ से चलना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि 36,000 तक के लेवल स्पॉट में वहां पे देखने मिलेंगे, सो इसके सारे टारगेट्स हासिल होने चाहिए। और अनिल जी अब एक निफ्टी पर कॉल है मेरा। निफ्टी पर कॉल है आपका बताइए सर निफ्टी पर। जी अनिल जी 15,550 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 3 जून की एक्सपायरी का खरीदना है, करीब 91 के आसपास से मिल रहा है, 91-92 के रेंज में मिल रहा है। 57 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, 134 एंड 155 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। 15,550 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का। बैंक निफ्टी चलेगा तो डेफिनेटली निफ्टी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी सारे इंडेक्स जो एफएमसीजी इंडेक्स में भी मुझे एक अच्छा बाउंस बैक नजर आ रहा है, मेटल्स में नजर आ रहा है, तो आई थिंक दैट शुड ऑल्सो सपोर्ट निफ्टी गोइंग फॉरवर्ड। और जो हिसाब से अनिल जी आज 15,500 के ऊपर ब्रेकआउट आया है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, आई मीन वही एक रेजिस्टेंस था जहां पे सब अच्छा खासा हमें ओपन इंटरेस्ट देखने मिला था। वो लेवल निकलने के बाद निफ्टी का सीधा टारगेट जो आ रहा है वो 15,700 का है। सो अगर इंटरेस्टिंग वैल्यू भी देख ले, अगर उतना हो जाता है तो ये 150 रुपए के करीब हो जाना चाहिए 91-92 का ऑप्शन। इसीलिए मेरा 155 के करीब का टारगेट है इसका। 134-155 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे एंड 57 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। ये रुकेगा नहीं कहीं जय, चलते ही रहेगा ऐसे? अनिल जी जो हिसाब से एक ट्रेंड है, जो हिसाब से मोमेंटम है, इजीली रुके अभी ऐसा तो लग नहीं रहा। और अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमें 2 महीना तक देखने मिला बाजार में, सो आई थिंक उसके बाद फिर से एक फ्रेश मूव स्टार्ट हो चुका है ऊपर में। ओके परफेक्ट, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपके कॉल ऑप्शन सदाबार सटीक एकदम। और बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन जो नितिन जी ने दिया है 35,400 का, वो भी डे हाई पर है भाइयों। देखो ऑप्शन में कमाल हो रहा है, और कल से तो ज़्यादा होगा। पहली तारीख से जो मार्जिन बढ़ रहे हैं, ऑप्शन ही ट्रेड करेंगे लोग। चलिए आइए, आशु सर तैयार है, बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। आशु सर का बिगुल हार्डली यूज होता था इतना, मतलब, और एक ही वाले बिगुल में वो 5, 7, 8 स्टॉक एक साथ दे देते, तो इसलिए किधर पड़ा रह जाता है। ढूंढने में 30-40 सेकंड लग गए। चलिए लेकिन मिल गया सर फाइनली। चलिए बताएं सर। अनिल जी BTST करनी है मेटल स्टॉक्स में, अभी सेठी जी ने भी कवर किए थे, हमने सेल की बाई कॉल भी दी हुई है और उन्होंने सेठी जी ने कवर किया है। मुझे लगता है JSW स्टील भी अनिल जी BTST करनी चाहिए। अनिल जी जिस तरह से हमने परसों बात की थी कि डे लो पे क्लोज होंगे क्योंकि वो यूफोरिया बना था, तो अनिल जी जिस तरह से वो कट जाते हैं और उसके बाद जब ट्रेडिंग प्ले खत्म हो जाता है उसके अंदर कंसोलिडेशन ओवर हो जाती है, तो अनिल जी आज जिस नोट पे बंद हो रहे हैं ये मेटल स्टॉक्स, मुझे लगता है कि जर्नी वापस रिज्यूम होगी। और जून के प्राइसेस की भी जो बात चल रही है, और अनिल जी आज लेके जाने का बिल्कुल डर नहीं है क्योंकि यूएस मार्केट क्लोज है। क्योंकि जब भी यूएस मार्केट में उथल पुथल कुछ भी होती है तो सबसे पहला इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव मेटल स्टॉक्स में आता है। तो आज बिल्कुल बिंदास ले जा सकते हैं क्योंकि यूएस मार्केट बंद है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि बेस्ट BTST शायद ये जो मॉर्निंग में ओपनिंग में होगी वो मेटल स्टॉक्स में हो सकती है। बिल्कुल, तो मेटल स्टॉक्स पर भरोसा है। JSW स्टील पर खरीदारी की राय आ रही है आपके लिए आशु जी की तरफ से। थोड़ी देर पहले सेठी साहब भी कह रहे थे कि सेल को खरीद कर जाइए। 52,000 के ऊपर सेंसेक्स भी आपको आते हुए दिख रहा है। इस समय फ्रेश हाई पर है बाजार, 15,600 के बेहद करीब है निफ्टी और 52,000 के पार सेंसेक्स जाते हुए दिख रहा है। सही समय है जाने के 15,600 के पार निफ्टी भी, तो पहली बार 15,600 के पार निफ्टी भी जाते हुए दिख रहा है आपको। 52,000 के पार आपको सेंसेक्स भी दिख रहा है। नए रिकॉर्ड्स लगातार बाजार में बनते हुए दिख रहे हैं। आज दूसरा दिन है जब निफ्टी ने नया रिकॉर्ड छुआ है। सही समय है, चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी आज की। अनिल जी डेज हाई पर बाजार क्लोजिंग के लिए तैयार हैं, बताएं सर क्या करके जाना चाहिए। ग्लोबल मार्केट्स डाउ फ्यूचर्स हल्की बढ़त, हालांकि आज शाम अमेरिकी बाजार बंद है। यूरोप से भी ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं और रुपए ने भी आज ठीक ठाक मूवमेंट दिखाया था सुबह, उसके बाद थोड़ा वीक हो गया है। ऐसा तो ठीक है, कोई समस्या थोड़ी है। देखो लाइफ टाइम हाई पे बंद हो रहे हैं, लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसा तो कोई रीज़न ही नहीं कि आप ये सोचो कि
तेज़ी नहीं करके जाएं या मंदी करके जाएं। आज अमेरिका में छुट्टी भी है, डाउ फ्यूचर थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे होंगे तो हो जाएंगे। सिंपल चीज़ है दीप, अपने को स्टॉप लॉस पता है 15,375, अब यहाँ से और 75 पॉइंट ऊपर कर दिया जो 2:30 बजे था, उससे 15,300 से 15,375 कर दिया। तो 15,375 का मतलब है यहाँ से 200 सवा 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। उसको समझकर आप अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड कीजिए। 15,900 16,000 की तरफ बढ़ रहा है, सुबह से हम बात कर ही रहे हैं, पहले भी कह रहे थे कि एक बार 15,500 15,600 हल्की रुकावट का लेवल है। यहाँ रुका तो ठीक, लेकिन अभी जिस तरह के संकेत है उसको देखकर लग रहा है भागना है थोड़ा और, लगता है भागेगा तो 15,900 16,000, और अगर यहाँ से हल्का करेक्ट होकर 200-250 पॉइंट नीचे आता है तब भी आपके लिए खरीदारी का मौका बन जाएगा। तो अपना रिस्क एसेस करके ऑप्शन ले लें, पुट ऑप्शन होल्ड करें बस, ताकि कभी अचानक से कोई गिरावट आ जाए तो उसकी आपकी तैयारी होनी चाहिए। बाकी तो ट्रेंड वगैरह सब परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, होल्ड करिए। बैंक निफ्टी भी 35,500 के ऊपर बंद हो रहा है, बढ़िया मजबूत 35,750 35,850 कल होना चाहिए बैंक निफ्टी, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती। जी दी बिल्कुल, तो मूवमेंट ऊपर का ही जाना है, थोड़ा एक डीपर स्टॉप लॉस दिया है पर अब स्टॉप लॉस की भी सीमा थोड़ी ऊपर कर दी है। वैसे बाजार का मूड माहौल भरपूर एक्शन वाला ही है इस समय। एक क्लोजिंग से पहले कुछ और कॉल्स आनी बाकी हैं, जय के पास चलते हैं उनके जैकपॉट के लिए। उससे पहले एक बार क्विकली से बैंक से बेनिफिट देवांशी के साथ। बताए देवांशी, सन टीवी तो पहले ही दिन आ गया था बैन में, और क्या बदलाव हो सकते हैं? बिल्कुल, दो स्टॉक्स हैं जो आज नए बैन में जाते हुए दिखेंगे, पीएनबी और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा। दोनों की जो पोजीशन है वो करीब 100% के आसपास है, तो ये दोनों स्टॉक्स बैन में जाएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा जो बैन में आने की पॉसिबिलिटी इस समय दिखा रहा है। आज नतीजों के बाद काफ़ी तेज़ गिरावट हुई है और पीएनबी एक्शन में है। पीएनबी हाउसिंग आज सर्किट पर है, तो पीएनबी पर भी रखिए नज़र, शायद बैन में आने के लिए तैयार है। शुक्रिया देवांशी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बैन से बेनिफिट बताने के लिए। बिगुल जय के लिए जय का जैकपॉट। बताया जाए। जी दीपांशु, मैं जैसे मैं अभी कह ही रहा था कि निफ्टी मेटल्स में एक अच्छा मूव देखना चाहिए स्टॉक्स में, मेटल इंडेक्स के, एंड आशुष जी की भी वही राय है, मेरी भी वही राय है। एंड आज आफ्टरनून शो में मैंने वेदांता का एक 270 का कॉल ऑप्शन दिया था जिसके टारगेट्स हासिल हो चुके हैं। अब मैं जो दे रहा हूँ वो जिंदाल स्टील का कॉल ऑप्शन दे रहा हूँ 410 के स्ट्राइक का, जो करीब अभी 21 रुपये 30 पैसे 21 रुपये 50 पैसे के रेंज में मिल रहा है। दीपांशु, ये खरीद कर चलना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको नीचे की तरफ लगाना है लगभग 17 रुपये का। ऊपर में जो पहला टारगेट बन रहा है दैट कम्स टू अराउंड 26.50 एंड 28.20, 26 रुपये 50 पैसे 28 रुपये 20 पैसे, ये दो टारगेट्स के लिए 410 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जिंदाल स्टील का खरीदना है। जियो हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा एक बेस फॉर्म हुआ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपांशु यहाँ पे एक बाउंस हमें लगभग 420-25 तक के लेवल्स तक देखने मिल सकता है। मोमेंटम में एक अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है और एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हमें देखने मिल सकती है जिंदाल स्टील में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से अगर आप देखें तो एक शॉर्ट्स बिल्ड हुए थे मेटल्स में, वो सारी कवर होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, और थोड़ा बहुत ये इंडेक्स में बाउंस आया, स्टॉक्स में थोड़ा बहुत बाउंस आया, तो लॉन्ग बिल्डअप भी हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने मिलेगा। तो जिंदाल स्टील एक जैकपॉट शेयर रहेगा मेरा यहाँ से 410 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ओके, तो ये है आपके लिए जय की तरफ से JSPL पर 410 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। क्लोजिंग शो में ढेरों मेटल स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कॉल्स आपको आती हुई दिखी हैं और आप देख भी रहे हैं कि इस स्पेस पर बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है। सेल पर जरा नजर डालिए, 5% का उछाल इस समय सेल पर आते हुए दिख रहा है। सिटी से आप कह के भी गए 135 के टारगेट के लिए सेल को होल्ड करना है, अभी अभी एक फ्रेश मूव सेल पर आती हुई दिखी है। शिल्पा मेडिकेयर के नतीजे आए हैं और कुणाल जी आप चार्ट पुलअप करिए, कमजोर नतीजे दिख रहे हैं। 220 करोड़ से घटकर आय 208 करोड़ की आई है। कामकाजी मुनाफा 46 करोड़ से घटकर 26 करोड़ का आते हुए दिखा है। मार्जिन्स 20.7% से कम होकर 12.6% आया और मुनाफा भी 35 करोड़ से कम होकर 8 करोड़ का है। तो काफी कमजोर नतीजे हैं शिल्पा मेडिकेयर के। कामकाजी तौर पर भी वीकनेस दिख रही है। राय चार्ट्स पर कुणाल जी।
देखिए पांचो एक सपोर्ट मुझे 513 का दिखाई दे रहा है चार्ट पर, 518 के आसपास चल रहा है, 513 के नीचे जाएगा तब कोई चिंता है, अन्यथा मुझे लगता है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन 513 शायद स्टॉक ना तोड़े। 513 के नीचे जिनके पास लॉन्ग्स हैं एग्जिट कर जाएं। ऊपर मुझे लगता है कि 535 540 के स्तर भी आ सकते हैं, तो 513 के नीचे जाने पर ही एग्जिट करने की राय, अन्यथा बने रहे। ओके, तो ये है आपके लिए राय शिल्पा मेडिकेयर पर। नतीजे आते हुए दिख रहे हैं और कमजोर नतीजे रहे हैं इस काउंटर के लिए, बट एक दमदार एक्शन पैक डे रहा है बाजार के लिए। फिर से लगातार दूसरे दिन आप देख रहे हैं निफ्टी पर फ्रेश रिकॉर्ड हाई लगा है। पहली बार 15,600 के पार इंट्राडे में निफ्टी भी गया है और सेंसेक्स ने 52,000 का स्तर छुआ है। बैंक निफ्टी पर भी 35,500 के ऊपर क्लोजिंग के आसार। मेटल स्टॉक्स एंड में आई है बढ़िया रिकवरी। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, इन सभी में खरीदारी रही है। आईसीआईसीआई बैंक से अच्छा समर्थन मिला है, सुबह से एक्शन में आपको आते हुए दिखा है। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक पर भी खरीदारी आपको दिख रही है, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बार फिर से बाजार को ऊपर ले जाने में इसका बहुत बड़ा योगदान लगा है। पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा है 10% से ज्यादा की तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज में आती हुई दिखी है। 2150 के पार है रिलायंस आपके लिए। डॉक्टर रेड्डीज 5300 के ऊपर जाते हुए दिख रहा है, यहां पर अच्छी खरीदारी। डिवीज नतीजों के बाद अच्छा रिएक्शन इस काउंटर के लिए। सिप्ला पर भी आपको पॉजिटिव मूव दिखा है। तो फार्मा ने आज एक कमबैक करते हुए दिखा है और दिग्गज फार्मा स्टॉक से अच्छा एक्शन। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, आईटीसी, यहां से बाजार को सहारा। एचडीएफसी लिमिटेड में भी आपने हल्की खरीदारी देखी है। वीकनेस रही एमएनएम पर, यहां पर मैनेजमेंट की कुछ कमेंट्री को लेकर बाजार ने नेगेटिव रिएक्शन देखा है, जैसे कि आज हम रिजल्ट एक्सरे में सुबह बात कर रहे थे। इसके अलावा मामूली गिरावट इन्फोसिस, अदानी पोर्ट्स, एलएनटी, इंडसइंड बैंक, आईओसी और एचडीएफसी लाइफ के लिए, पर 40 निफ्टी स्टॉक्स आपको पॉजिटिव क्लोज दे रहे हैं। वायदा कारोबार की बात करें तो निप्पॉन लाइफ सुबह से ही काफी एक्टिव रहा है, टॉप गेनर रहा। 6.5% का उछाल एंड ऑफ ट्रेड में आते हुए आपको दिखा। सेल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी, अच्छी खरीदारी वहां पर। वेदांता, जेएसपीएल, नैल्को, यहां पर भी पॉजिटिव मोमेंटम आपको बनते हुए दिखा है। गैस स्टॉक से भी अच्छा एक्शन बना है। गेल में खरीदारी, कल नतीजों से पहले गुजरात गैस, आईजीएल, यहां पर भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा था। इसके अलावा ट्रेंट, मुथूट, मन्नापुरम, इन काउंटर्स में भी तेजी। डॉक्टर लाल पैथलैब्स, सीमेंस, कॉनकॉर, भारती एयरटेल, डाबर और साथ ही एनएमडीसी, मदरसन और बंधन बैंक भी आपको पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिखे। गिरावट हुई है बैंक ऑफ बड़ौदा में, कल शायद बैन में आ सकता है ये काउंटर। इन्फो एज यहां पर वीकनेस। औरोबिंदो फार्मा नतीजों के बाद नेगेटिव रिएक्शन। फेडरल बैंक, पेज इंडस्ट्रीज, इंटरग्लोब एविएशन सुबह हुई थी अच्छी शुरुआत, उसके बाद आई वीकनेस। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बीएचईएल, वोडाफोन आइडिया, आरबीएल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, साथ ही कैनरा बैंक, इस पर भी रही वीकनेस। बट एनबीएफसी के लिए रहा अच्छा दिन और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पर डालिए नजर। 20% का सर्किट कार्लाइल ओपन ऑफर लेकर आने वाला है, इसके लिए रेडिंगटन लगातार दूसरे दिन तेजी में 20% का सर्किट। यहां पर मगध शुगर आज का एसआईपी स्टॉक 10% का सर्किट। टीसीआई एक्सप्रेस शानदार तेजी में रहा है, 10% का सर्किट इस काउंटर के लिए। एमएमटीसी, एजिस लॉजिस्टिक्स, डॉक्टर लाल, आईओएल केमिकल्स, इंडियन होटल्स, धानुका एग्री, सुप्रीम पेट्रो और ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, कुछ और काउंटर्स जहां पर आई है जबरदस्त रैली। बट अनिल जी, एक और नए रिकॉर्ड वाला दिन, नए रिकॉर्ड क्लोजिंग निफ्टी पर आते हुए पहली बार 15,550 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग और इंट्राडे में तो 15,600 का स्तर भी आज पहली बार छू लिया सर। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ही बेहतरीन और शानदार खरीदारी आज होती दिखी है। 15,606 ये है लाइफ टाइम हाई, ये लेवल अब हमें याद रखना पड़ेगा। और आज की बैंक निफ्टी का हाई लेवल 35,584, 35,526 पर बंद हुआ है। 35,582 पर बंद, 15,582 पर बंद हुआ है निफ्टी। और सेंसेक्स 500 अंकों पर, 514 अंकों पर 52,000 के बेहद करीब 51,937 पर बंद होता हुआ। ये है आज का पूरा एक्शन आपके लिए। एक्शन 3:30 बजे खत्म नहीं होता, बाद में भी चलता है और धीरे धीरे देश अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। कई राज्यों ने इसकी शुरुआत भी कर दी है, तो कई राज्य अभी इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि पिछली बार हमने देखा कि जैसे अनलॉक हुआ, लापरवाही बढ़ गई और उसी की वजह से देश में कोरोना की जो दूसरी लहर आई वो बड़ी तेज़ थी। इस बार फिर से अनलॉक को देखते हुए कई सारे सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या वाकई में अभी इतनी जल्दी अनलॉक करने की ज़रूरत है? क्या हालात एकदम काबू में आने तक इंतज़ार करना चाहिए और अनलॉक में होने वाली लापरवाही से तीसरी लहर ना आ जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसी पर हमारे खास मेहमानों से करेंगे बातचीत। हमारे साथ होंगे पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत भान और IMA के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर जयेश लेले। आपकी खबर आपका फायदा शाम 4:56 पर ज़रूर देखिएगा। कोरोना पर ढिलाई करो ना, ढिलाई मत करो कोरोना पर, काबू में कोरोना, ढिलाई करो ना, ये है आज का खास शो। मनी गुरु में आज हम बात करेंगे FMPs की, यानी कि फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान।
ये एक ऐसा डेट प्रोडक्ट है फिक्स इनकम वाला जो एफडी के विकल्प के तौर पर देखा जाता है। एफएमपी में तय मैच्योरिटी के लिए आपकी रकम लॉक हो जाती है और टैक्स के मोर्चे पर ये एफडी से बेहतर रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है। तो किस तरह के लोगों के लिए एफएमपी सही है, एफडी के मुकाबले में कितना रिटर्न ज़्यादा आ सकता है, रिस्क कितनी ज़्यादा है, और कोरोना काल में एफएमपी में सरप्लस पैसे डालने से फ़ायदे क्या है, ये हम आपको बताएंगे शाम 6:26 पर मनी गुरु में। ज़रूर देखेगा एफडी वर्सेस एफएमपी। हमारे साथ होंगे डीपी सिंह साहब, चीफ बिजनेस ऑफिसर एसबीआई म्यूचुअल फंड से, और रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री। कोरोना काल की कुछ खास खबरें। दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लॉकडाउन में ढील की हो चुकी है शुरुआत। दिल्ली में आज से फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन को इजाज़त दी गई है, लेकिन दुकानों की शटर डाउन है। और ऐसे में सवाल ये भी है कि आधा अधूरा अनलॉक है तो बात बनेगी क्या। अब जैसे कंस्ट्रक्शन करना है लेकिन उनको जो मटेरियल चाहिए, सीमेंट, हार्डवेयर वगैरह, वो तो बंद है, तो फिर होगा कैसे। सो ये सारी चीज़ें हैं, दिक्कतें क्या है, क्या कुछ खुला है, क्या कुछ बंद है, क्या कुछ खुलना चाहिए, ऐसा कैसा अनलॉक, ये है हमारी खास पेशकश। और आज है भले आईटीसी बढ़ाओ, लेकिन दिन तो वर्ल्ड नो टोबैको डे है, यानी कि तंबाकू को ना करने वाला दिन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बताया कि स्मोकिंग करने वालों को कोरोना और दूसरी गंभीर बीमारी होने का खतरा 40 से 50% ज़्यादा होता है। इंडिया 360 डिग्री में आज हम बताएंगे कि कोरोना से बचने के लिए टोबैको से दुश्मनी क्यों ज़रूरी है। तो आज का शो तंबाकू से प्यार, सेहत से दुश्मनी, इसके अलावा दूसरी और ढेर सारी खबरें होंगी जो आप ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और कल से बाजार में पीक मार्जिन का तीसरा चरण लागू हो जाएगा। जून और अगस्त के बीच में बाजार में ट्रेडिंग के लिए अब 75% अपफ्रंट पीक मार्जिन देना होगा। फिलहाल ये 50% है, कल से बढ़ जाएगा। लेकिन सेबी के इस फैसले पर ब्रोकर्स ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे टालने के लिए सरकार से गुहार भी लगाई है। लेकिन मार्केट रेगुलेटर के अपने तर्क है। ऐसे में सही क्या है, गलत क्या है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होना चाहिए। रात 9:26 पर हमारा खास शो फिर से देखिएगा, पीक मार्जिन या ठीक मार्जिन, आज रात 9 बजे, साढ़े 9 बजे, नहीं 9:30 बजे, 9:26 पर ज़रूर देखेगा ये विशेष शो आज रात। ओके, तो ये है आपके लिए आज का शाम का पूरा आयोजन। सुबह का आयोजन खत्म, दोपहर का आयोजन खत्म, विदा लेने का वक्त है। आशु सर, वागले जी, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, जय ठक्कर साहब, सचिन जी और किरण जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए, कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।